टॉपिक उस दिन की रिकॉर्डिंग नहीं दूंगी। मैम कितनी दोगे? ओवरऑल 50 से 60 क्लास होने वाली, इट वुड बी 50 to 60 क्लासेस। उसमें से 10 आपको रिकॉर्डिंग में दूंगी। फिर चाहे आपका जो रीजन हो, आप सो गए थे, उठ गए थे, नहीं उठे थे, जो भी हो। लेकिन अगर पता है क्या हो रहा है, 60 क्लासेस में से ऑलमोस्ट 45 क्लासेस, 10 15 20 क्लासेस तो आप मिस कर रहे हो। तो यू शुड शिफ्ट टू जी ड्राइव क्लास, क्योंकि तब आपको जी ड्राइव की जरूरत है। क्योंकि आप डिसिप्लिन के साथ अगर सुबह नहीं आ पा रहे तो 2 दिन छोड़ा, फिर एक दिन अटेंड किया, फिर 2 दिन छोड़ा, फिर एक दिन अटेंड किया, दैट्स नॉट गोइंग टू हेल्प यू इन एनी वे। अभी की जो शुरू की 7 से 8 क्लासेस हैं, अटेम्प्ट की कसम खा लो कि छोड़ ही नहीं सकते। क्योंकि ये जो बेस क्रिएट होगा, मैं ओवरऑल जीएसटी में एक एक जगह कहाँ पे सप्लाई की एक डेफिनेशन का एक वर्ड भी टच होता है, मैं सब अभी बताऊंगी। क्योंकि ये जो जनरली हम सप्लाई की डेफिनेशन को क्या करते हैं, एक बार रीड करते हैं, 2 बार रीड करते हैं, 4 से 5 घंटे में तुम खत्म कर लेते हो। सप्लाई की एक छोटी सी मामूली डेफिनेशन को समझने के लिए वी नीड एटलीस्ट 7 डेज। तब जाके समझ में आएगा कि एक्चुअल जीएसटी का बेस है क्या। अभी तक अगर आप जीएसटी को चैप्टर वाइज समझ रहे थे तो नहीं, जीएसटी बिल्कुल भी चैप्टर वाइज पढ़ने के लिए नहीं है। ये एक चीज तुम ध्यान रख लो, जीएसटी को हमें लिंक वाइज ही समझना पड़ेगा। इट इज अ वेरी ब्यूटीफुल सब्जेक्ट बट ओनली विद द लिंकेज। अब सब लोगों को बोर्ड नोट शेयर हो गए, स्पेसिफिकली उन लोगों को भी शेयर हो गए जिनने लिंक की रिक्वेस्ट की थी और जिन्होंने ऑलरेडी रजिस्टर कर लिया। आपकी इच्छा है इन बोर्ड नोट्स को प्रिंट करवाना, लेकिन कब प्रिंट करवाना, क्योंकि ये मैं चैप्टर वाइज दूंगी ये वाले बोर्ड नोट्स। एक बार मैं उसमें सारा एनालिसिस, जितना मैं पढ़ा रही हूँ सारा एनालिसिस मैं वहीं पे लिखूंगी। उसको जब एक बार वो चैप्टर हो जाए, चाहो तो तुम क्या करना, सिर्फ एनालिसिस प्रिंट करवा लेना, क्योंकि स्टडी मटेरियल में सारी चीजें हैं। दिस इज एंटायरली फ्रॉम स्टडी मटेरियल। तो तुम क्या करना, बोर्ड नोट के एनालिसिस सेगमेंट को या तो क्या करो, प्रिंट करवा लो। यहाँ पे अगर मेरे साथ लिखोगे तो थोड़ा टाइम हमारा एक्सटेंड होगा, कि मैं तुम्हें 15 मिनट दूं, 10 मिनट दूं कि तुम लिख रहे हो। ये बोर्ड नोट मैं तुमको प्रोवाइड करूंगी, तो तुम चाहो तो बाद में क्लास के बाद उसको लिख भी सकते हो खुद से, एंटायरली योर चॉइस। मैं अगर बोलूं तो कंपलसरी तुम्हें खुद लिखना चाहिए, कॉपी पेस्ट नहीं होना चाहिए। आज जो क्लास में पढ़ रहे हो, सिर्फ आई डिमांड हाफ एन आवर फ्रॉम यू, कि तुमने जो आज मेरे साथ क्लास में पढ़ा है, आधे घंटे बुक बंद होनी चाहिए और रिकॉल करना कि मैम ने सप्लाई की डेफिनेशन में सबसे पहला एनालिसिस क्या बोला था, फिर गुड्स की डेफिनेशन में मैम ने क्या बोला था। कल जब मैं क्लास स्टार्ट करूंगी मैं रिवाइज करवाऊंगी डेली, लेकिन तुम्हारा रिकॉल होना जरूरी है, एंड इट शुड नॉट बी री रीडिंग। बुक खोल के रिकॉल नहीं होता है। तुम बुक बंद करोगे, याद करना गुड्स की डेफिनेशन में क्या क्या चीजों को हटाया था, गुड्स की डेफिनेशन इंक्लूसिव बोली थी या एक्सक्लूसिव बोली थी, उसका लिंक मैम ने किस चैप्टर से बताया था। बस इतना तुमको आधे घंटे, तुम पता है अगर कहीं पे भी हो, जॉब भी कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आधे घंटे बैठ के दिमाग में तो रिकॉल कर सकते हो जब बुक वैसे भी बंद रखनी है। तो दिस आई डिमांड फ्रॉम यू कि बस बुक बंद रखो और तुमको रिकॉल करना है। और रिकॉल पे मैं बार बार फोकस कर रही हूँ, री रीडिंग नहीं करना, दिमाग चलने दो अपनी। ठीक है, थोड़ी सी चीजें मैं अभी पहले आईडीटी की तुम्हें बता देती हूँ। पेपर एनालिसिस हम कब करेंगे, जब मेरी सप्लाई की डेफिनेशन खत्म होगी ना, तब मैं तुम्हें पेपर एनालिसिस करके ये बताने की पोजीशन में हूँ कि क्वेश्चन नंबर 1 किन चैप्टर्स से मिलके बनता है, क्वेश्चन नंबर 2 कहाँ से आ रहा है, कस्टम की पोजीशन क्या है। तब मैं तुम्हें बताऊंगी। क्यों पता होना चाहिए मुझे पेपर का पोजीशन की, क्वेश्चन कस्टम के कहाँ कहाँ फिक्स है। जब वो 15 मिनट तुमको मिलते ना रीडिंग के लिए, तुमको पता होना चाहिए मुझे कस्टम कहाँ कहाँ मिलेगा, और मैं वहीं पे जाके कस्टम सोच लूं कि अच्छा ये वैल्यूएशन का क्वेश्चन आया, ये ड्यूटी ड्रॉबैक का क्वेश्चन आया, ये टाइप्स ऑफ ड्यूटी का क्वेश्चन आया, यहाँ यहाँ पे है। मुझे पता होना चाहिए कि क्वेश्चन नंबर 2 कौन सा आता है, क्वेश्चन 3 मॉड्यूल 3 का है, 4 का है, 2 का है, 1 का है क्या, ये सब मैं तुम्हें पेपर एनालिसिस में बताऊंगी। उसको हम प्रैक्टिस भी करेंगे। मैं तुम्हें 10-10 मिनट के सेगमेंट दूंगी कि आज ये वाला पेपर रीड करो, तुम्हें 10 मिनट में एनालाइज करके निकलना है कि मॉड्यूल 3 का ये चैप्टर का क्वेश्चन है, ये चैप्टर का क्वेश्चन है। ये लेकिन तब होगा जब धीरे धीरे हमारे चैप्टर्स खत्म होंगे। चैप्टर खत्म नहीं होंगे तो एनालिसिस कैसे हो सकता है। तो सारी चीजें होंगी ड्यूरिंग द क्लास, पूरी मेंटरिंग दूंगी मैं। मेंटरिंग का मतलब क्या है पहले ही समझ लो। मैं सारी चीजें बताऊंगी कि एनालिसिस पेपर का क्या है,
पास्ट 5 पेपर्स का एनालिसिस करेंगे, और एक बार जब आपकी क्लास पूरी खत्म हो जाएगी मैं एक लाइव एग्जाम लूंगी। लाइव एग्जाम मैंडेटरी है अटेंड करना। लाइव एग्जाम का मतलब क्या है? 1:45 मेरे साथ जूम पे आना, और कब छूटोगे? 5 बजे लाइव रहेगा, तुम सामने बैठोगे, सामने मेरे साथ क्या दे रहे होगे? एग्जाम दे रहे होगे, एग्जाम बिफोर एग्जाम। और जैसे ही हमारी बैच खत्म होगी फिर मैं एक प्लानर दूंगी तुमको। उस प्लानर के अकॉर्डिंग तुमको क्या करते चलना है? अपना रिवीजन करते रहना है टिल एग्जाम, क्योंकि अगर टारगेट एग्जाम्शन है तो रिवीजन हर वक्त जरूरी हो जाए। ठीक है, जो जो चीजें आगे आती जाएगी फिर हम टाइम टू टाइम उसको समझते जाएंगे। अब मैं थोड़ा सा स्टार्ट करती हूँ। जीएसटी का मैं इंट्रोडक्शन आपको नहीं दे रही कि जीएसटी कहाँ से आया था, क्यों आया था, वो इम्पोर्टेंट है ही नहीं सीए फाइनल के लिए। और वो जो चैप्टर नंबर 1 था इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी, वो हट भी चुका है न्यू कोर्स में, तो वो चीज है नहीं। पर मैम वो कहाँ गया? वो चैप्टर नंबर जो हमारा सप्लाई उसके एनेक्जर में दे दिया उन्होंने कि ड्यूअल जीएसटी क्या था, ड्यूअल कॉन्सेप्ट क्या था, ये क्या था। तो वो यहाँ पे सिर्फ एनेक्जर में उन्होंने क्या कर दिया है? ऐड कर दिया है, क्योंकि वो मूव होके कहाँ चला गया? इंटर लेवल। तो उसकी इंपॉर्टेंस ऑटोमेटिकली हमारे लिए खत्म हो जाती है। जहां मुझे रेलिवेंट चार्ट देने हैं मैं चार्ट भी दूंगी, तुम्हें तब सिर्फ चार्ट से ही पढ़ना होगा। तब हम स्टडी मटेरियल को भी यूज नहीं करेंगे, क्योंकि वो चार्ट मेरे स्टडी मटेरियल से ही बने हैं। तो जहां जो रेलिवेंट मुझे देना है मैं तुमको देते हुए चलूंगी। अभी अपन स्टार्ट करते हैं इसके साथ, आईडीटी के साथ। और आईडीटी का पहला कॉन्सेप्ट मेरा स्टार्ट करते हैं। ऑडिबल हूँ प्रॉपरली? ठीक है, बोर्ड दिख रहा है? अब पहला पॉइंट टू रिमेम्बर, तुमको क्या याद रखना है? अभी लिखने पे फोकस कुछ मत करना, मैं नॉर्मल चीज बता रही हूँ। पहला पॉइंट टू रिमेम्बर याद रखना, तुमको अगर जीएसटी में एग्जेम्पशन चाहिए तो इसको इग्नोर करना मत। यू कैन नॉट इग्नोर लिंकेज। मैम सेकेंड चीज, अगर जीएसटी में एग्जेम्पशन चाहिए, आईडीटी में एग्जेम्पशन चाहिए, तो आईडीटी से पहला मेरा स्ट्रॉन्ग क्या होना चाहिए? कस्टम। क्यों? क्योंकि कस्टम के पक्का पक्का कितने मार्क्स रहते हैं? 20 मार्क्स होते हैं कस्टम के। तीसरा, अगर आईडीटी में एग्जेम्पशन चाहिए तो मेरा कौन सा मॉड्यूल बहुत स्ट्रांग होना चाहिए? पहला मॉड्यूल नंबर 1 स्ट्रांग होना चाहिए, और फिर मेरा मॉड्यूल नंबर 3 स्ट्रांग होना चाहिए। मैम ये मॉड्यूल नंबर आपने कहाँ से लिए? आईसीआई के 4 मॉड्यूल है। मॉड्यूल नंबर 1 में सप्लाई, वैल्यू ऑफ सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई, टाइम ऑफ सप्लाई में एक एग्जेम्पशन आता है। और मॉड्यूल नंबर 3 में वो सारे एलिमेंट्री टॉपिक्स, ऑफेंसेस एंड पेनल्टी, अपील्स एंड रिवीजन, जॉब वर्क, ये सारे मॉड्यूल 3 में आते हैं। अगर मैं तुम्हें ये अभी पेपर एनालिसिस में चाह के भी नहीं बता पाऊंगी, लेकिन मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 3 का मिला के कम से कम ये आता है 20 मार्क्स का, और ये कई बार आ जाता है 20 से 24 मार्क्स का। तो यहीं पे अगर तुम टोटल करो, कस्टम हो गया मेरा 20 मार्क्स का, मॉड्यूल 1 हो गया मेरा 20 मार्क्स का, और इसको भी अगर 20 ही ले लूं तो यहीं पे ये तीन तुमको कितने मार्क्स देते हैं? 60 मार्क्स। अभी मैंने टच क्या नहीं किया? मॉड्यूल 2 तो टच ही नहीं किया। इतने को ही मिला के मुझे 60 मिलते हैं। मैम मॉड्यूल 2 में क्या है आपके? मॉड्यूल नंबर 2 में आता है आईटीसी, और तुम भी जानते हो मैं भी जानती हूँ आईटीसी का वेटेज कम से कम 15 मार्क्स होता है। अलग अलग जगह आईटीसी आपको निकालना होता है। तो तुम्हें यहीं से समझ में जाना चाहिए कि 70 से 75 मार्क्स तुम्हारे इन नॉर्मल इतने से ही चीजों के हैं। आप रजिस्ट्रेशन अभी नहीं किए, टीडीएस टीसीएस मैंने कवर नहीं किया, मैंने ई वे बिल कवर नहीं किया, बहुत सारी चीजें इसमें भी कवर्ड ही नहीं है। फिर इसके बाद मैम एमसीक्यू का क्या कहोगे? अगर हम बात करें एमसीक्यू की, तो बेयर मिनिमम 10 नंबर के एमसीक्यू डायरेक्ट होते हैं। कितना भी टफ पेपर आ जाए एमसीक्यू के लिए, पर कम से कम 10 मार्क्स के एमसीक्यू बिल्कुल डायरेक्ट कॉन्सेप्ट बेस्ड होते हैं हमेशा। तो कहीं ना कहीं 10 मार्क्स तो आप वहीं से निकाल सकते। क्या यहाँ तक बात समझ में आ गई? तो सबसे पहले जब हम पढ़ रहे होंगे मेरा फोकस इस पे रहेगा। उसमें सबसे पहले तुम्हें स्ट्रॉन्ग करना होगा मॉड्यूल 1, क्योंकि स्टार्ट ही हम मॉड्यूल 1 से कर रहे हैं। फिर आता है मॉड्यूल 3, पूरे चार्ट रहेंगे मेरे मॉड्यूल 3 के। मॉड्यूल 3 पूरी तरह से चार्ट से ही कवर करेंगे। इसके बाद आता है आईटीसी। आईटीसी मेरा सबसे लास्ट चैप्टर होगा।
सब कुछ हो जाएगा मेरा, तब जाके मैं किसको कर पाऊंगी, आईटीसी को कर पाऊंगी। क्यों? क्योंकि तब तुम्हें समझ में आएगा आईटीसी में पूरा मॉड्यूल 1 के सारे चैप्टर्स मिक्स होके आते हैं, जिसको तुम बोलते हो क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में एक दो नहीं, कम से कम 7 चैप्टर्स का लिंक होता है। तभी हमें क्वेश्चन नंबर 1 जो हो सकता है 14 मार्क्स का हो, आपको क्या लगता है टफ? क्या यहाँ तक समझ में आ गया? ठीक है, चलो अब जाते हैं हमारे कॉन्सेप्ट पे। ये पॉइंट्स टू रिमेम्बर मैंने पेजेस क्यों छोड़े? जो जब तुम रिवाइज करोगे, तुम रिकॉल करोगे, फिर रिकॉल करके मैं मानती हूँ कि बिना देखे लिखना चाहिए। तो वो सारी चीजें तुम बिना देखे यहाँ लिखना, ताकि तुमने तुम्हारे खुद के समरी नोट्स ऑलरेडी रेडी कर लिए। तो उसके लिए मैंने ये पॉइंट्स टू रिमेम्बर वाली चीजें छोड़ दी। ठीक है, अब ये बोर्ड नोट मैंने कैसा किया है? आईसीआई के हिसाब से नहीं है ये बोर्ड नोट। मुझे जहां जिस चीजों का एनालिसिस यहाँ देना चाहिए था, मैंने इसको यहाँ पे कवर कर लिया, और उस पॉइंट के एनालिसिस को मैं नीचे यहाँ पे कवर करती जाऊंगी। तो ये लिंक के फॉर्म में मैंने अरेंज किए होंगे। आईसीआई का लिंक के फॉर्म में अरेंज नहीं है, ये मैंने क्या किया, लिंक के फॉर्म में अरेंज किया। ठीक है, चलो अब स्टार्ट करते हैं। पूरा ध्यान सिर्फ इधर रखना, हम लोग कंप्लीटली जीएसटी को अब स्टार्ट करने जा रहे हैं। मैम कोई भी एक्ट हो, वेदर इट इज कस्टम एक्ट, लिखने पे ध्यान मत देना अभी, ठीक है? जब मैं बोलूं तब लिख लेना। मैम कोई भी एक्ट हो, चाहे कस्टम एक्ट हो या हमारे पुराने जमाने का सर्विस टैक्स हो, कोई भी एक्ट हो, हर एक्ट में कोई ना कोई ऐसा ट्रिगर पॉइंट तो होता है जिसके बेसिस पे हम बोलते हैं कि अब जाके क्या लगेगा, टैक्स लगेगा। तो मतलब कहीं ना कहीं कुछ तो ऐसा ट्रिगर पॉइंट है, हर एक्ट में कोई ट्रिगर पॉइंट दिया होता है जिसको बोलते हैं ये इवेंट हो चुका है, और इस इवेंट के बेसिस पे आपको क्या लगेगा, इस इवेंट के बेसिस पे आपको लगेगा टैक्स। तो वैसे ही जीएसटी में जो है, जीएसटी का हम बोलते हैं टैक्सेबल इवेंट। तो जीएसटी का जो टैक्सेबल इवेंट है वो है हमारा सप्लाई। अगर सप्लाई हो गया तो हम बोलेंगे क्या, कि जीएसटी लग सकता है। कंपलसरी लगेगा क्या, वो मुझे नहीं पता, अभी आगे चीजें चेक करनी पड़ेगी। बट मुझे पॉइंट नंबर 1 जो मेरे लिए दिमाग में रखना है जीएसटी याद रखते वक्त, कि अगर जीएसटी में सप्लाई होता है तो शायद टैक्स लग सकता है। तो सबसे पहले मुझे जीएसटी में चेक करना होता है इवेंट, कौन सा इवेंट होना जरूरी है। जीएसटी में जो इवेंट होना जरूरी है दैट इज सप्लाई। क्या यहां तक बात समझ में? सो टैक्सेबल इवेंट अंडर जीएसटी इज सप्लाई। अब पूरा मेरा फोकस इस छोटे से वर्ड पे जाएगा, और ये जो छोटा सा वर्ड है ये पूरा कवर है मेरा सेक्शन नंबर 7 ऑफ सीजीएसटी एक्ट। अब मैम ये सीजीएसटी एक्ट क्या है, एसजीएसटी एक्ट क्या है, चैप्टर नंबर 3 है चार्ज ऑफ जीएसटी, उसमें मैं सब एक्सप्लेन करूंगी। तो उसके लिए हमें वेट करना है। तो अभी मेरा पूरा फोकस, मेरे लिए स्टार कौन है आज के लिए, और आज से 7 दिन के लिए सेक्शन नंबर 7 मेरा स्टार होगा। इसी को मुझे बहुत गहराई में जाके समझना। मैम क्या लिखा है सेक्शन नंबर 7 में? सेक्शन नंबर 7 में लिखा है कि सप्लाई का मतलब क्या है। मीनिंग दिया है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सप्लाई। तो लिखा है सप्लाई इंक्लूड्स। क्या लिखा है? सप्लाई इंक्लूड्स। अब मेरी गाड़ी यहीं पे ही रुक जाती है, इससे आगे मैं नहीं बढ़ पा रही, इसका मतलब मैं पहला एनालिसिस आपको यहीं पे देना स्टार्ट करूंगी। मैम व्हाट डू यू मीन बाय सप्लाई इंक्लूड्स? एनालिसिस नंबर 1, सप्लाई इंक्लूड्स का मतलब क्या है? देखो कोई भी डेफिनेशन हो, कोई भी डेफिनेशन दुनिया की किसी भी एक्ट में कोई भी डेफिनेशन दी हो, अगर डेफिनेशन के आगे, डेफिनेशन है, डेफिनेशन के आगे आपको लिखा मिले मीन्स, और अगर डेफिनेशन के आगे लिखा मिले आपको इंक्लूड्स, फर्क है, दोनों में डिफरेंस है। अगर मुझे डेफिनेशन के आगे क्या वर्ड लिखा मिलता है, मीन लिखा हुआ मिलता है, इसका मतलब ये एक एक्सक्लूसिव डेफिनेशन। अब एक्सक्लूसिव क्या होता है वो भी समझते हैं। लेकिन मैम अगर इंक्लूड लिखा हुआ मिले, तो इंक्लूड लिखा मिले तो इसका मतलब ये इंक्लूसिव डेफिनेशन है।
ठीक है, अब इसका मीनिंग क्या हुआ? एक्सक्लूसिव मतलब जितना जिस चीज के लिए लिखा है उस डेफिनेशन में सिर्फ उसी पे एप्लीकेबल होगी ये डेफिनेशन। मतलब सपोज करो मैंने फीचर्स बताए किस चीज के, मैंने मेरे इस फोन के फीचर्स बताए, तो सिर्फ इसी फोन के लिए ये एप्लीकेबल है। मैम ऐसा तो MI भी आता है, ऐसा तो मैम OnePlus भी आता है, सिमिलर काइंड ऑफ चीजों पे ये एप्लीकेबल नहीं होगा। तो मीनिंग का मतलब क्या है? अगर आपको वर्ड लिखा हुआ मिले मीन, दैट इज एन एक्सक्लूसिव डेफिनेशन, सिर्फ तुम्हारे लिए, एक्सक्लूसिव फॉर यू बोलते ना, एक्सक्लूसिव आपके लिए कस्टमाइज किया गया है, तो एक्सक्लूसिव मतलब सिर्फ आपके लिए। लेकिन मुझे इंक्लूड मिले तो सिमिलर, सिर्फ मेरे OnePlus पे नहीं लगेगा, सिर्फ मेरे MI पे नहीं लगेगा, मतलब वैसे सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक वाली सारी चीजों पे फिर क्या हो जाएगा, ये एप्लीकेबल होगा। क्या इस चीज में कोई दिक्कत है? व्हाट डू यू मीन बाय मीन, व्हाट डू यू मीन बाय इंक्लूड? तो ये था मेरा डेफिनेशन स्टार्ट होते से अपना सबसे पहला एनालिसिस, कि अगर किसी डेफिनेशन में आपको इंक्लूड मिले वो इंक्लूसिव डेफिनेशन, बट डेफिनेशन में मिले मीन तो वो एक्सक्लूसिव है। तो मैम सप्लाई की डेफिनेशन इसके हिसाब से क्या हुई, इंक्लूसिव या एक्सक्लूसिव? बोलो। इंक्लूसिव। इंक्लूसिव। सब एग्री किए, सप्लाई की डेफिनेशन इंक्लूसिव है। इसके बाद में जाती हूँ गुड्स की डेफिनेशन पे। गुड्स की डेफिनेशन में क्या लिखा मिल रहा है? मीन। तो ये क्या हो गई, एक्सक्लूसिव, सिर्फ जितना लिखा है उन्हीं चीजों पे एप्लीकेबल होगी, सिमिलर काइंड ऑफ चीजों पे नहीं होगी। सर्विस की डेफिनेशन में क्या लिखा है? मीन, जितना इसके लिए लिखा है इसीलिए एक्सक्लूसिवली इन्हीं पे लगेगी, और किसी चीज पे सिमिलर विमिलर यहाँ पे कोई रोल नहीं बनता है। क्या ये चीज समझ में आ गई? आगे बढ़ जाऊं? तो मैंने अभी तक स्टार्ट किया सप्लाई इंक्लूड। इंक्लूड लिखते से ही क्या बोला, हर तरह का फॉर्म, बात वही बोल दी ना, इंक्लूसिव फॉर डिफाइन किया उसने कि सप्लाई इंक्लूड ऑल फॉर्म, हर तरह के सप्लाई को इंक्लूड करेगा। अब चाहे वो सप्लाई गुड्स का हो या सप्लाई सर्विस का हो। मैम आप GST पढ़ा रहे हो तो GST में या तो गुड्स होना चाहिए या सर्विस होना चाहिए, इन दोनों में से किसी एक का ट्रांजेक्शन होगा तभी तो हम टैक्स लगाएंगे। तो वही बोला है, हर तरह का सप्लाई इंक्लूड होता है यहाँ पे, चाहे आप सप्लाई गुड्स का करो या सर्विस का करो। अब उसके एग्जाम्पल दे दिए। अब एक चीज बताओ, सप्लाई कैसे कर सकते हो? या तो मैं कोई चीज तुमको सेल कर सकती हूँ, या मैं कोई चीज तुम्हें रेंट पे दे सकती हूँ, या मैं तुमसे कोई चीज एक्सचेंज कर सकती हूँ, या मैं बार्टर कर सकती हूँ, या मैं किसी चीज का लाइसेंस दे सकती हूँ। मतलब जितने उनको नाम समझ में आए ना, उन्होंने सारे नाम लिखे, सेल्स, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लीज, रेंटल, डिस्पोजल। अब इसका वो क्या करना चाह रहे हैं, वो बोल रहे हैं देखो किसी भी तरह से तुम ट्रांजैक्शन करो, एनी फॉर्म ऑफ ट्रांजैक्शन, किसी भी फॉर्म का तुम ट्रांजैक्शन करो। सीधा मतलब ये, अगर तुम पैसा कमा रहे हो तो हो सकता है GST लगेगा, चाहे फिर तुम गुड्स देते हो या सर्विस देते हो, हमको उससे मतलब नहीं। तुम्हारा तरीका कोई भी हो, बोलना तो यही चाह रहे ना, कि कोई भी तरीके का सप्लाई करो, चाहे गुड्स का करो या सर्विस का करो, अगर तुम हमारी आगे आने वाली शर्तें पूरी करते हो तो भाई GST लगेगा। यहां तक समझ में आया कि मेरा फोकस किस पे गया? ये बोल रहा है किसी भी तरह से तुम पैसा कमाओ। आया? अब मुझे ना पढ़ते पढ़ते एक डाउट थोड़ा सा समझ नहीं आया मुझे। सेल समझ में आता है, ट्रांसफर समझ में आता है, मेरे को इन दोनों का एक ही तो मतलब दिख रहा है। बार्टर भी तो वही होता है, अदला बदली करना, पुराने जमाने में बार्टर चलता था। एक्सचेंज का मतलब भी वो होता है कि हम कोई चीज क्या कर रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं। मेरे को बार्टर और एक्सचेंज का डिफरेंस समझ नहीं आ रहा। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बार्टर एंड एक्सचेंज? तुम बिग फोर के इंटरव्यू में हो, अभी तुमसे कोई पूछेगा कि टेल मी द डिफरेंस बिटवीन बार्टर एंड एक्सचेंज, क्या बोलोगे? बार्टर का मतलब हुआ कि एक चीज को लेकर थोड़ा भी सा अलग। माइक इधर लेके बोलो ना मनीष, आवाज नहीं है। बार्टर का मतलब हुआ कि एक चीज के बदले दूसरी चीज, मे बी मान ली बॉटल के बदले स्पून ले लें, के बदले बॉटल ले लें। हम्म। एक्सचेंज का मतलब हुआ कि एक ही चीज के लिए एक्सचेंज कर, मान ली पेपर के बदले पेपर ले लिया या स्पून के बदले स्पून ले लिया। वो बेसिकली मतलब। और
अब हम ट्राई करते प्रोबेबिलिटीज। Barter means thing for a thing, and exchange means जैसे हम बिजनेस में लेते हैं तो इट कैन बी गुडविल प्लस मतलब इन काइंड एंड कैश, चीज भी हो सकती है एंड कैश भी होता है। अब नीरज से समझो, हम चलते वो जमाने में जब बार्टर होता था, ठीक है। बार्टर का मतलब क्या है? मेरे को चाहिए था ये बॉक्स, ठीक है। अब मेरे पास तो ये बॉक्स है नहीं, ये किसके पास है? सपोज करो ये बॉक्स है मधुर के पास। तो मधुर के पास ये बॉक्स है, मैंने कहा मधुर ये बॉक्स दे दो ना। उसने कहा आप मेरे को क्या बोलोगे? मैंने कहा मेरे पास ये बहुत अच्छा कप पड़ा है। हमने क्या कर लिया? बस बार्टर कर लिया। पुराने जमाने में करेंसी तो होती नहीं थी। आपने सिंपली क्या कर लिया? एक्सचेंज कर लिया। नॉर्मल बोल रही हूँ, एक्सचेंज इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड। हमने एक दूसरे से क्या कर लिया? अदला बदली कर ली। लेकिन एक्सचेंज सुनो, मेरे पास पुराना लैपटॉप है। अभी कैशिफाई क्या है? अपना पुराना मोबाइल दे दो, तुम नया खरीद सकते हो। अमेजोन पे चलते ना, आप अपना ओल्ड मोबाइल दो, नया मोबाइल खरीद सकते हो। अब इसमें क्या हो रहा है? मेरे पास से पुराना मोबाइल जा रहा है, नया मोबाइल सपोज करो 60,000 का, पुराना 10,000 में खरीद रहे हैं। 50,000 तो कैश में देना पड़ रहा है ना। तो यहाँ पे कैश भी जा रहा है और साथ साथ में कोई चीज भी जा रही है हमारे पास है। वो कोई चीज कुछ भी हो सकती है। तो व्हेन इट इज कैश ऑल्सो एंड काइंड ऑल्सो, दैट इज एक्सचेंज। बट ओनली थिंग्स का एक्सचेंज होना, वो थिंग कोई भी हो सकती है, तब उसको बोलते हैं बार्टर। तो ये माइन्यूट सा डिफरेंस है बार्टर और एक्सचेंज के बीच में। एक्सचेंज मतलब कैश भी जा रहा है और साथ में क्या जा रहा है तुम्हारा? कैश भी जा रहा है। बट बार्टर सिर्फ चीजों का एक्सचेंज होता है। तो इन्होंने पता है कवरेज में सब कुछ लिया है, जितना कवरेज ले सकते थे ना सब लिया है। चाहे सेल कर रहे हो, चाहे ट्रांसफर कर रहे हो, चाहे डिस्पोज कर रहे हो, चाहे लीज पे हो, चाहे रेंटल पे हो, चाहे बार्टर हो, चाहे एक्सचेंज हो। और क्या मैम इतना ही है? नहीं, उन्होंने क्या बोला? ऑल फॉर्म। जितना आना है आने दो, तुम तरीके करते जाओ, सब कुछ हम किस में कवर कर लेंगे? सप्लाई में। ये इतनी वाइड डेफिनेशन क्यों है? क्योंकि अगर किसी चीज को सप्लाई बनाने से छूट गए तो जीएसटी कभी लगा नहीं पाओ। तो इसीलिए अभी तो सब कुछ कवरेज में लिया, जितना है आने दो आने दो आने दो। फिर आएगा मेगा एग्जेम्पशन, इस पे हम टैक्स नहीं लगाएंगे। फिर आएगा नेगेटिव लिस्ट, नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विस। फिर जाके वो बताएंगे कि सप्लाई तो था लेकिन हम छूट देते। समझ में आया? चलो और आगे निकलते हैं। अब आगे क्या लिखा है मैम? अभी तक जो समझा, सप्लाई की डेफिनेशन इंक्लूसिव होती है। सप्लाई की डेफिनेशन में सारे तरीके के सप्लाई इंक्लूड होते हैं। फिर चाहे आपने वो सप्लाई कर दिया हो या फिर आप एग्री भी कर रहे हो, मतलब मैम अगर आपने एडवांस भी ले लिया तो भी इसे सप्लाई मानेंगे। यस, मैंने अभी क्या किया? तुमसे फीस एडवांस ही तो लिए, पर क्या ये सप्लाई नहीं है? है ना। मैं क्या दे रही हूँ तुमको? मैं दे रही हूँ तुमको सर्विस, राइट। मैं तुम्हें सर्विस दे रही हूँ और मैंने एग्री किया है कि मैं पढ़ाऊंगी, और उसके लिए तुमने मुझे दे चुके हो एडवांस। तो ये क्या हो गया? सप्लाई ऑफ सर्विस। और उल्टा होता, वैसे कभी नहीं होगा लेकिन उल्टा होता, मैं बोलूंगी कि पहले पढ़ लो फिर फीस दे देना। तो क्या होगा? मैंने दे दिया, सप्लाई कर दिया, अब तुम फीस दोगे। रेस्टोरेंट में जाते हो, पहले खाते हो, फिर जाके उनको पैसा देते हो। तो वही उन्होंने एक एक चीज लिखी है ना, चाहे तुम सप्लाई कर चुके हो या फिर तुमने एग्री भी किया है, उसको भी हम क्या कर लेंगे? इसमें मान लेंगे कि वो सप्लाई है। तो चलते चलते मेरे को क्या क्या समझ में आया? एक तो मेरा ये एनालिसिस हो गया डेफिनेशन बेस्ड। दूसरा मुझे चीज क्या समझ में आई कि इनको क्या क्या चाहिए सप्लाई के लिए। ये बोलता है सप्लाई के लिए या तो होना चाहिए तुम्हारे पास गुड्स, और गुड्स नहीं है तो तुम्हारे पास क्या होना चाहिए? सर्विस। कोई एक चीज तो भाई लगेगी, ठीक है। फिर चाहे तुम इसे ऑलरेडी सप्लाई कर चुके हो या फिर तुम क्या कर रहे हो? अग्री कर रहे हो कि तुम सप्लाई करोगे। ये हो गया मेरा दूसरा एलिमेंट। इनको मतलब नहीं है, एडवांस लिया तो भी चलेगा, तुमने ऑलरेडी पूरा सप्लाई कर दिया फिर पैसा ले रहे हो तो भी चलेगा, ठीक है। और आगे क्या चाहिए इनको? ये होना चाहिए फॉर अ कंसिडरेशन। बिना पैसे की क्या? अगर तुम बिजनेस खोल के बैठे हो तो पैसे के लिए तो खोल के बैठे हैं अपन। तो बोलते हैं चाहे तुम क्या कर रहे हो, गुड्स दे रहे हो या सर्विस दे रहे हो, चाहे तुम गुड्स दो सर्विस दो, चाहे तुम्हें ऑलरेडी सप्लाई कर दिया या तुम अग्री कर रहे हो, लेकिन ये होना चाहिए किसके लिए? कंसिडरेशन।
तो अभी मैंने सिर्फ एलिमेंट्स छानना चालू किए कि और क्या चाहिए इनको सप्लाई होने के लिए, कंसिडरेशन। ठीक है, अभी सिर्फ लिखते जाते जो जो ये बता रहे क्या क्या चाहिए होता है। फिर और क्या चाहिए मैम, दिस शुड बी डन बाय अ पर्सन। अब पर्सन मतलब इंडिविजुअल नहीं, इसकी भी डेफिनेशन है, इसके भी टाइप्स हैं, इसका भी एनालिसिस निकालेंगे, बट एलिमेंट में समझ में आया कि ये सप्लाई करेगा कोई पर्सन। अब वो पर्सन क्या है, कौन है, सब समझते जाओ। और क्या लिखा है, इट शुड बी इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, मतलब जो भी कर रहे हो बिजनेस में करना। क्या कहना चाहता है, सीधी बात पता है, तुम अगर गौर से देखो तो तुम बिजनेस चालू करके बैठो, एक पर्सन बिजनेस चालू करके बैठा है, या तो गुड्स सप्लाई करेगा या सर्विस सप्लाई करेगा कंसिडरेशन में। मतलब एक बिजनेस में जो जो एलिमेंट्स है, तुम अगर बिजनेस करो, मैंने बिजनेस किया, एम आई अ पर्सन, यस। क्या मैं बिजनेस ही कर रही हूँ, हाँ। क्या मैं तुम्हें सर्विस प्रोवाइड कर रही हूँ, हाँ। या तो एग्री किया मैंने, या फिर क्या किया, ऑलरेडी सप्लाई कर दिया। क्या सारी चीजें नहीं है हमारे पास भी? तो ये सबसे कॉमन डेफिनेशन कवर की, एक नॉर्मल, कि किसी भी बिजनेस में फॉर कंसिडरेशन गुड्स या सर्विस देते हो, एक पर्सन देता है, अग्री करता है या फिर दे चुका है, इसे बोल दिया सप्लाई। अब फाइनली एनालिसिस की बॉम्बार्डिंग चालू होती। पहला तो था सप्लाई इंक्लूड्स, समझ में आया कि सप्लाई एक इंक्लूसिव डेफिनेशन है। अब मैम गुड्स क्या, सर्विस क्या, कंसिडरेशन क्या, पर्सन कौन, कोर्स फर्दरेंस ऑफ बिजनेस क्या। अब ये 5 क्या है, डेफिनेशंस। इसके बाद जब ये सारी डेफिनेशन कवर होगी, हम बहुत सारी प्रोबेबिलिटी करके पहले यही समझेंगे भाई ये सप्लाई है भी या नहीं, क्योंकि जरूरी नहीं है कि सारी चीजें होने के बाद भी सप्लाई बन जाए। और वो कब समझ में आएगा, जब डेफिनेशन हमारी स्टार्ट होंगी। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट? ट्रिगर पॉइंट्स क्या थे, एक इंक्लूड क्या होता है, मीन क्या होता है, और एलिमेंट्स पता चल गए कि एक नॉर्मल सप्लाई में क्या क्या चाहिए, या तो गुड या तो सर्विस, या तो तुम गुड दो या तो सर्विस दो, कंसिडरेशन चाहिए, फर्दरेंस ऑफ बिजनेस चाहिए, कर दिया या करने वाले हो, और तुम पर्सन होना चाहिए। ये मेरे को चाहिए थी सारी चीजें। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या मैम, सेक्शन नंबर 7 याद रखना होगा, मतलब सेक्शन का नंबर याद रखना होगा, हाँ। इसको याद रखना है, जब भी तुम कुछ लिखने जाओगे, अगर लिख दो सेक्शन नंबर 7, इंटर पे हो तो मैं बोलूंगी सिर्फ सेक्शन नंबर 7 ओके, पर फाइनल पे हो तो सेक्शन नंबर 7 क्लॉज 1, सेक्शन नंबर 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए, ऐसा पूरा लिख के आओगे तो वजन बढ़ेगा। जहां जहां मैं लिखवा दूं कि सेक्शन याद रखने, उतने ही याद रखना, ओवर नहीं करना इसको कि पूरे जीएसटी के सेक्शन याद करने बैठेंगे, नहीं करना, क्योंकि उतने काम भी नहीं आएंगे। ठीक है, एक बार हो तो 1 मिनट का टाइम दे रही हूँ, सारे एलिमेंट्स बिना देखे लिखो, सिर्फ 1 मिनट में। डन, चलो। अब इतना तो दिमाग में बैठ गया कि एक इंक्लूसिव डेफिनेशन और एलिमेंट्स। तो अब
सबसे पहले अगर मुझे कोई चीज को चेक करना है कि ये सप्लाई हुआ या नहीं, मुझे पहले देखना पड़ेगा ये गुड्स भी है या नहीं, या फिर ये सर्विस है या नहीं। या तो गुड्स बनेगा या सर्विस बनेगा। तो अब मैं चेक करने जा रही हूँ कि मैम ये गुड्स है या नहीं, वेदर इट इज गुड्स और नॉट। अब मेरे को वही चीज चेक करनी है कि भाई ये गुड्स है या नहीं है। तो अब देखते हैं गुड्स है या नहीं, क्या बनेगा। अब यहाँ पे क्या लिखा है, गुड्स मीन। अब मीन का मतलब मैं वापस नहीं बता रही, तुम भी समझ गए, एक्सक्लूसिव है। गुड मीन एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। यहीं पे रुकना पड़ेगा। गुड्स का मतलब है हर तरह की मूवेबल प्रॉपर्टी। बस इतना ही बोला, फिर उसके बाद तो अदर देन पे आ गए। अदर देन इज व्हाट, एक्सेप्शन। तो इसका मतलब गुड्स का मतलब हर तरह की मूवेबल प्रॉपर्टी। मैम दुनिया में सिर्फ मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं होती, दुनिया में इमूवेबल प्रॉपर्टी भी होती है। तो क्या मैम इमूवेबल प्रॉपर्टी सर्विस बन जाएगी मेरी? अभी मेरे को ये क्वेश्चन अराइज हुआ। आपने क्या बोला कि गुड्स का मतलब मूवेबल प्रॉपर्टी, पर क्या इमूवेबल प्रॉपर्टी फिर कहाँ? क्योंकि जैसे ही आपने मूवेबल प्रॉपर्टी पढ़ा, आगे लिखा है अदर देन मनी, सिक्योरिटी, फिर कुछ कुछ और इंक्लूड कर दिया, पर कहीं से कहीं तक ये नहीं लिखा कि इमूवेबल प्रॉपर्टी इज ऑल्सो गुड। तो अब मेरे को सोचना पड़ेगा क्या। पहली चीज मैं सोचूंगी, व्हाट अबाउट इमूवेबल प्रॉपर्टी। मेरी इमूवेबल प्रॉपर्टी कहाँ गई? अगर गुड्स नहीं बनी तो क्या सर्विस बनेगी? अभी मेरा आंसर है मे बी सर्विस बने, हो सकता है। अभी हो सकता है कि वो सर्विस भी नहीं बनी। तो देखते हैं आगे। तो एक चीज समझ में आई कि गुड्स का मतलब मैम क्या होता है, गुड्स का मतलब होता है मूवेबल प्रॉपर्टी। ठीक है। अब मूवेबल मतलब स्टॉक इन ट्रेड, मूवेबल मतलब जितनी तरह के तुम्हारे पास मूव होने वाली चीजें हैं, सारी की सारी चीजें गुड्स हैं मैम। लेकिन गुड्स का मतलब जैसे ही आप बोल रहे थे स्टॉक इन ट्रेड, क्या कैपिटल गुड्स भी गुड्स हैं? हाँ, कैपिटल गुड्स भी गुड्स हैं। तो गुड्स आपके स्टॉक भी हो सकता है, गुड्स आपका कैपिटल गुड्स भी हो सकता है, किसी भी तरह का मूवेबल प्रॉपर्टी गुड्स होता है। लेकिन स्पेसिफिकली बोला है मनी एंड सिक्योरिटी। सिक्योरिटी का मतलब शेयर्स, सिक्योरिटी का मतलब डिबेंचर, सिक्योरिटी का मतलब आपके बॉन्ड, सिक्योरिटी मतलब आपके यूनिट्स, स्क्रिप्ट्स, ये सभी तो सिक्योरिटी है। सिक्योरिटी एक कॉमन वर्ड है, बट सिक्योरिटी शेयर भी हो सकता है, सिक्योरिटी भी हो सकता है, बॉन्ड हो सकता है, आपके डिबेंचर्स हो सकते हैं, स्क्रिप्ट्स हो सकते हैं, ये सब सिक्योरिटी है। बोले ना बाबा ना, गुड्स में सिर्फ इंक्लूड होगा क्या, सारी तरह की मूवेबल प्रॉपर्टी, पर हम मनी को भी इंक्लूड नहीं करते, सिक्योरिटी को भी इंक्लूड नहीं करते हैं। लेकिन यहाँ पे फिर इन्होंने क्या किया, बोला सिक्योरिटी का मतलब एक्शनेबल क्लेम भी होता है, बट सिक्योरिटी के अंदर जो एक्शनेबल क्लेम है हम उसको गुड्स मानते हैं। कर क्या रहे हैं ये समझना। पहले तो इन्होंने क्या लिख के दिया मेरे को, सबसे पहले लिखी हमने डेफिनेशन गुड्स की। बोला गुड्स में क्या इंक्लूड होगा, बोले गुड्स में इंक्लूड होंगे मूवेबल प्रॉपर्टी। ठीक है, लेकिन मूव करने वाली इन प्रॉपर्टी में याद रखना दो चीजें आप इंक्लूड नहीं कर पाओगे। वो दो चीजें क्या है, मनी इज नॉट इंक्लूडेड। क्यों इंक्लूडेड नहीं है वो अभी बताऊंगी, लेकिन अभी के लिए मनी इज नॉट इंक्लूडेड। मैम सिक्योरिटी, सिक्योरिटी ऑल्सो नॉट इंक्लूडेड। लेकिन इस सिक्योरिटी में क्या क्या होता है, सिक्योरिटी मतलब बॉन्ड भी हो सकता है मैम, सिक्योरिटी मतलब शेयर्स भी हो सकता है, सिक्योरिटी का मतलब डिबेंचर भी हो सकता है, सिक्योरिटी का मतलब स्क्रिप्ट्स भी हो सकता है, मतलब फलाना फलाना सारी चीजें मेरी सिक्योरिटी है। पर इस सिक्योरिटी में एक्शनेबल क्लेम भी आता है। अब एक्शनेबल क्लेम क्या होता है वो भी समझेंगे। पर वो बोलते हैं कि सारी चीजें, ना ये गुड्स बनेगा, ना ये बनेगा, ना ये बनेगा, ना ये बनेगा, बस इसको हमको गुड्स बनाना है। हमें क्या करना है, सिर्फ इसको क्या करना है, गुड्स बनाना। अब हम एक्शनेबल क्लेम में कुछ वो दे सकते हो क्या एग्जांपल? एक्शनेबल क्लेम के एग्जांपल तुम्हारे बिल्स रिसीवेबल, ठीक है, प्रोमिसरी नोट, ये सारी चीजें। और क्या हो सकता है, तुम जो करते हो लॉटरी, बेटिंग, गैम्बलिंग, ये सब एक्शनेबल क्लेम के एग्जाम्पल है। अब सुनो मेरी बात, समझो। पहले तो उसने बोला देखो गुड्स मतलब मूवेबल प्रॉपर्टी, हम खुश हो गए, अच्छा लगा। बोले रुको, लेकिन मनी नहीं है। ठीक है,
उसने बोला सिक्योरिटी भी नहीं आएगा, ठीक है, बोला लेकिन सिक्योरिटी में एक्शनेबल क्लेम आएगा, वो भी मान गए। अब एक्शनेबल क्लेम के कुछ एग्जाम्पल देखे। एक्शनेबल क्लेम का मतलब ऐसा कुछ लिखा हुआ जिसके बेसिस पे आप बोलोगे मुझे इतना पैसा मिलेगा। यू कैन क्लेम एन एक्शन कि मुझे इतना पैसा मिलेगा इससे, दैट इज एक्शनेबल क्लेम। आया समझ में? अब ये करना क्या चाह रहे? पहले बोलते सिक्योरिटी इंक्लूड करेंगे, एक्सक्लूड करेंगे, फिर बोलते एक्शनेबल क्लेम को इंक्लूड करेंगे। करना क्या चाहते हैं? इसका रीजन है शेड्यूल नंबर 3, आगे ही आएगा शेड्यूल नंबर 3, इसमें उसका प्योर रीजन है। क्योंकि तुमने पढ़ा, मैंने बोला एक्शनेबल क्लेम में लॉटरी है, बेटिंग है, गैमलिंग है, स्पेक्यूलेशन है, और स्पेक्यूलेशन वाली चीजों पे ये जीएसटी ना लगा ऐसा नहीं होता। तो पहले एक्शनेबल क्लेम को गुड्स बनाया, क्योंकि अगर ये चीज गुड्स ही नहीं बनती तो तुम जीएसटी कैसे लगाते? तो पहले एक्शनेबल क्लेम को बनाया गुड्स, तो फिर शेड्यूल नंबर 3 पे जाएंगे। शेड्यूल नंबर 3 है क्या? वो बोलता है नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विस। ये ऐसी चीजें ना तो हम इसको गुड्स मानते ना सर्विस मानते, भले ही सप्लाई हो गया। फिर वहां जाके बोला है कि सारे एक्शनेबल क्लेम का जो सप्लाई है वो नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विस है एक्सेप्ट लॉटरी बेटिंग। क्या लिंक समझ में? क्या कर रहे हैं ये? पहले तो गुड्स बना लिया, गुड्स बनाने के बाद फिर शेड्यूल 3 में जाके बोलते नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट सप्लाई ऑफ सर्विस, लेकिन लॉटरी बेटिंग एंड गैम्बलिंग है, उसको तो हम सप्लाई ही मान के चलेंगे, क्योंकि इन्हें लॉटरी बेटिंग गैम्बलिंग मतलब स्पेक्यूलेशन वाली आइटम पे जीएसटी लगाना था, इसीलिए इतना सब कुछ किया। अब मैम ये जो लॉटरी बेटिंग गैम्बलिंग की बात करें उसका वैल्यूएशन कहाँ दिया है? वैल्यू ऑफ सप्लाई में स्पेसिफिकली, जिन्होंने आईडीटी थोड़ा भी पढ़ा होगा वो ज्यादा लिंक करेंगे, वैल्यू ऑफ सप्लाई में स्पेसिफिकली इसका वैल्यूएशन भी देके रखा है। मतलब तुम एक चीज समझे, अभी स्टार्ट ही क्या हुआ है? गुड्स की डेफिनेशन, जिसमें अभी हमने स्टार्ट ही क्या किया है, क्या इंक्लूड नहीं होगा, पर ये इतनी सी बात कहाँ तक पहुंच गई? वैल्यू ऑफ सप्लाई के वैल्यूएशन तक, क्योंकि इस चीज का वैल्यूएशन कहाँ दिया है? वैल्यू ऑफ सप्लाई। तो क्या मुझे अभी ही लिख लेना चाहिए? हाँ, ये चीज मुझे अभी लिखनी चाहिए कि उसका लिंकेज मुझे कहाँ मिलेगा, ताकि मैं प्रॉपर लिंक कर पाऊं। तो लिख लेते साथ में। तो सबसे पहले मैंने क्या बोला था? सिक्योरिटी not included in goods, but it includes actionable claim. It is done to cover actionable claim in definition of goods. समझ में आई? ये सिर्फ गुड्स की डेफिनेशन में इसको लेके आना था, इसलिए इतना सब कुछ किया। लेटर इन शेड्यूल 3 supply of actionable claim is included, which means neither supply of goods nor supply of service. But in same it exclude lottery, betting, gambling. Its valuation is covered in chapter value of supply.
अब क्या शेड्यूल 3 पे आएगा तो इसका डिस्कशन नहीं होगा, डिस्कशन तो तब होगा। अभी सिर्फ हमने लिंकेज लिया कि ये इसका लिंक इन 3 चैप्टर में या इन जगहों पे जाता है। तो मेरे को हाईलाइट करना चाहिए शेड्यूल 3, मुझे हाईलाइट करना चाहिए लॉटरी बेटिंग गैम्बलिंग, यहाँ पे एक्शनेबल क्लेम का सप्लाई है और इसका वैल्यूएशन वैल्यू ऑफ सप्लाई में कवर किया हुआ है। ठीक है, डन। बढ़ू आगे। तो अभी डेफिनेशन ऑफ गुड्स का कारवा चल ही रहा था। पहले हमारा डाउट क्लियर नहीं हुआ अब तक कि मैम मूवेबल प्रॉपर्टी तो गुड्स है, इमूवेबल प्रॉपर्टी का क्या, रुकना पड़ेगा उसके लिए। वो सिर्फ एक डाउट रेस करके मैंने छोड़ दिया क्योंकि उसके लिए मुझे पहले सर्विस की डेफिनेशन पढ़नी है। तो बोलते मैम मूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ गुड्स, इसमें मनी मत इंक्लूड करो, सिक्योरिटी मत इंक्लूड करो, पर एक्शनेबल क्लेम इंक्लूड करो। और एक्शनेबल क्लेम लेटर ऑन शेड्यूल 3 में सिर्फ लॉटरी बेटिंग गैम्बलिंग को ही कवर करता है, बाकी सब हटा देगा। मतलब सिर्फ लॉटरी बेटिंग गैम्बलिंग का सप्लाई ही सप्लाई है और उसी पे जीएसटी लगेगा। अभी सिर्फ लिंक समझ में आई, एनालिसिस शेड्यूल 3 में होगा। इसके अलावा क्या कवर होता है मैम? ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रासेस, थिंग्स अटैच्ड टू और फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द लैंड। अब ये क्या बोल रहे हो, और गुड्स में क्या क्या इंक्लूड है? क्रॉप्स, ग्रास, थिंग्स अटैच्ड टू और दैट फॉर्म पार्ट ऑफ द लैंड, ये सब गुड्स है। क्या कर रहे हो, ये क्या बोल रहे हो? ये बोलता है सब। अब दूसरा ये बोलता है ग्रासेस, क्रॉप्स, थिंग्स अटैच्ड या फिर दैट थिंग्स दैट फॉर्म पार्ट ऑफ लैंड, ये सब भी इंक्लूड किया जा रहा है गुड्स की डेफिनेशन में। इतना लिखने की क्या जरूरत थी? अब मेरी बात सुनो, इतना बेचारों को ये सब लिखने की जरूरत क्या पड़ी? ये हो गई मेरी लैंड, ठीक है, लैंड के ऊपर हो गए ये मेरे क्रॉप्स, ये हो गई मेरी लैंड, लैंड के ऊपर हो गए मेरे ये क्या, क्रॉप्स। ठीक है, अब प्रॉब्लम क्या है मैम? सही तो है ये क्रॉप्स हैं, इसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है, क्या तुम इसे मूवेबल बोलोगे? ऐसे उठा के कहीं लेके जा सकते हो जब तक कटिंग नहीं करो? नहीं। तो मैम ये तो मूवेबल नहीं हुए, अभी के लिए ये तो मूवेबल नहीं हुए। फिर मैम इमूवेबल, अब गुड्स की डेफिनेशन इमूवेबल प्रॉपर्टी तो कवर ही नहीं करती। तो ये मैम इमूवेबल अगर इसको हम बोलेंगे तो गुड्स की डेफिनेशन तो इमूवेबल प्रॉपर्टी कवर नहीं करती, और आगे चल के पता चलेगा तुम्हें कि सर्विस की डेफिनेशन भी इमूवेबल प्रॉपर्टी कवर नहीं करती। तो ना तो फिर मैम ये गुड्स बनेगा। क्यों गुड्स नहीं बनेगा? क्योंकि ये मूवेबल है नहीं, ऐसे ही तो लेके जा नहीं सकते, घूम नहीं सकते। इमूवेबल ना तो गुड्स कवर करता है, और आगे चल के हमको पता चलेगा इमूवेबल प्रॉपर्टी तो सर्विस में भी नहीं आती। तो जो चीज गुड्स भी नहीं बनी, जो चीज सर्विस भी नहीं बनी, उस पर कभी जीएसटी भी नहीं बन सकता, क्योंकि जीएसटी का मतलब ही क्या है? गुड्स और सर्विस पे टैक्स। तो जो चीज गुड्स भी नहीं है, जो चीज सर्विस भी नहीं है, उस पर टैक्स भी नहीं लग सकता। अब गवर्नमेंट का तुमको समझ में आया कि क्या प्रॉब्लम है? ऐसी चीजें जो लैंड पे अटैच्ड है, ये तो हो गए क्रॉप्स, ठीक है। इसके अलावा मैम कई ऐसी मशीन्स होती हैं जिसको क्या है, थोड़ा सा हमको क्या करना होता है, अंडर लैंड उसको फिक्सिंग करनी पड़ती है, वो भी मूवेबल नहीं रही। जैसे बड़े बड़े टैंक्स होते हैं ऑयल के, वो भी क्या है, वो भी है तो सही मूवेबल, बट वो मूवेबल रहा क्यों नहीं? क्योंकि उसको फिक्स कर दिया हमने। अब ये तो हो गया क्या, अटैच्ड टू लैंड। जैसे ये मशीन है, मशीन को हमने क्या किया, लैंड में अटैच कर दिया, और फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द लैंड हो गया ये, जो लैंड का पार्ट है उधर ही तो उगते हैं, दैट इज पार्ट ऑफ लैंड। तो ऐसी चीजों को क्या करें, बेचारे ना मूवेबल बनेंगे ना इमूवेबल बनेंगे। इसीलिए स्पेसिफिकली लिख दिया कि ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रासेस, थिंग्स अटैच्ड टू, जो तुम अटैच कर रहे हो या जो फॉर्म हो गई पार्ट ऑफ लैंड, वो सब भी क्या है, गुड्स। तो लिखना पड़ा ना, जबरदस्ती लिखना पड़ा कि मान लो कि ये मूवेबल है, जबकि चाह के भी तुम उसको मूवेबल कैटेगरी में भी नहीं डाल सकते, इमूवेबल भी नहीं, वो झूल रही थी बीच में, तो उसके झूले को कहाँ ठहरा दिया, गुड्स पे ठहरा दिया। क्या यहाँ तक बात समझ में आ गई? तो इसीलिए ये सारी चीजें हो गई गुड्स। तो मैम गुड्स की डेफिनेशन मूवेबल ही इंक्लूड करती है। गुड्स की डेफिनेशन में मनी नहीं आता, सिक्योरिटी नहीं आता, बट एक्शनेबल क्लेम आता है।
फिर अभी के लिए याद हो गया कि एक्शनेबल क्लेम कहीं तो शेड्यूल 3 में कुछ लिखा है कि सप्लाई ऑफ एक्शनेबल क्लेम नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट सप्लाई ऑफ सर्विस एक्सेप्ट लॉटरी, बेटिंग, गैम्बलिंग। तो मतलब कवर तो सिर्फ वो 3 चीजें करनी थी, इससे इतना नाटक किया इन्होंने। फिर इसके बाद क्या लिखा है, ग्रासेस, क्रॉप्स, एनीथिंग फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द लैंड या फिर दैट यू हैव अटैच्ड टू द लैंड। यू लिखना मत, मैं बता रही हूँ जो हम फिर उसको करते हैं वो भी क्या है, तुम्हारे गुड्स। क्या यहाँ तक गुड्स की डेफिनेशन क्लियर हुई? ये तो लिखा हुआ है। अब आते हैं हम किस पे, एनालिसिस पे। तो अभी तक तो जो बातें लिखी थी वो समझ में आ गई कि हाँ भैया ये साफ साफ हमारी आंखों के सामने। अब जो हमारी आंखों के सामने नहीं है उसको लेके आते। अदिति, ऑल गोइंग गुड? यस इतना मैम। मन से सुन रही है, मेरे को एक्सप्रेशन ही समझ नहीं आ रही, ऐसे सुन रही है बस। चलो अब आते हैं हम, लिखा क्या है फिर जो हमको दिख नहीं रहा। जो हमको दिख नहीं रहा, सबसे पहले प्रॉब्लम है इमूवेबल प्रॉपर्टी की, जो हमको दिख ही नहीं रही कि इमूवेबल प्रॉपर्टी का क्या हुआ। दूसरा, मैं मनी बेचारी को क्यों हटा दी? उसने ऐसा क्या किया था कि आपने हटा ही दिया उसको? मनी को पूरी तरह से नहीं हटाया गया है, इसका तुमको कब समझ में आएगी बात, इसकी बात समझ में आएगी तुमको सर्विस में। अब समझो, मनी को हटाने का ताल्लुक क्या हुआ? मैं तुमको सर्विस दे रही हूँ इसलिए तुम मुझे पैसा दे रही हो। अगर मैं यहाँ पे बैठ जाऊं कि बस आके हम गप्पे करेंगे तो तुम मुझे पैसा नहीं दोगे, तो तुम्हें कुछ तो मिल रहा है ना उसके बदले में। अब तुमने क्या कहा, मैम मैं आपको 500 रुपए दे रही हूँ, 100 के मुझे नोट दे दो। अब इसमें क्या वैल्यू एडिशन हुआ? क्या मैंने कुछ कमाया? क्या तुमने कुछ कमाया? तो ये तो प्योर ट्रांजेक्शन इन मनी है। तुम बैंक से लोन लेने जाते हो, मुझे 10 लाख रुपए का लोन चाहिए, बैंक ने तुम्हें 10 लाख रुपए दे दिए। 10 लाख का ट्रांजेक्शन बैंक को कुछ दे रहा है क्या? 10 लाख दिए, कुछ नहीं मिला बैंक को, लेकिन बैंक ने जब उस पर इंटरेस्ट चार्ज किया वो रेवेन्यू है ना। तो हमको रेवेन्यू के ऊपर जीएसटी लगाना होता है, मनी के ऊपर थोड़ी ना जीएसटी लगेगा। समझ पाए मेरी बात? तुमने मुझे 10 क्या दिया, मैम ये लो, कितने का नोट लो, आज के जमाने के लिए मान लेते 2000 का नोट लो, मुझे 400-500 के दे दो। ये तो क्या हुआ, मनी। मैंने अर्न नहीं किया, तुमने अर्न नहीं किया। लेकिन अगर मैं बोलूं सुनो 2000 रुपीज मेरे को दो, मैं तुम्हें 500-500 दूंगी, लेकिन मैं चार्जेस ले रही हूँ उसके कन्वर्जन के, मतलब मैं तुम्हें 1900 ही दूंगी 100 रुपीज में। अब मैंने अर्निंग की ना। तो आर यू गेटिंग? प्योर ट्रांजेक्शन ऑफ मनी जहाँ पे कोई अर्निंग नहीं है, वो गुड्स भी नहीं बन सकता, वो सर्विस भी नहीं बन सकता। भले ही मूवेबल प्रॉपर्टी इधर उधर जा रही है, करेंसी इज अ मूवेबल प्रॉपर्टी, वो इधर उधर जा रही है ठीक है, लेकिन अर्निंग हुई क्या? तो इसीलिए फिर आते हैं हम सर्विस की डेफिनेशन में, और सर्विस की डेफिनेशन में क्लियर लिखा है। देखो सर्विस की डेफिनेशन भी साफ साफ बोल रही है। क्या बोल रही है? मनी सिक्योरिटी को इंक्लूड नहीं करेंगे, लेकिन कौन सी मनी इंक्लूड होगी? अगर आप करेंसी को क्या करते हो, एक करेंसी से दूसरे करेंसी में कन्वर्ट करते हो, और बेसिकली उसके लिए क्या चार्ज कर रहे हो? सेपरेट कंसिडरेशन। क्योंकि कुछ कमाओगे तब तो हम बोलेंगे कि तुमने कुछ किया है, जब कमाया ही नहीं तो किया क्या? तो समझ में आए मनी को हटाने का रीजन क्या है? मनी का ट्रांजेक्शन करो तो कुछ कमाओ भी। कि मैं तुम्हें 10 लाख रुपए देती हूँ, तुमने बोला मैं उधार चाहिए, कितना? 10 लाख ले लो। मैंने कहा यार तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो, 10 लाख ही वापस दे देना। क्या कमाया मैंने? कुछ नहीं। तो दैट इज नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट सप्लाई ऑफ सर्विस। पर मैं बोलूँ 10 लाख दे रही हूँ, मुझे इंटरेस्ट चाहिए हर महीने 1000 रुपीज, वो 1000 जो है उस पर जीएसटी लगेगा, क्योंकि वो तुम चार्ज कर रहे हो। क्या यहाँ तक बात समझ में आ गई? किसी को कोई डाउट? तो चलो मनी का रीजन भी समझ में आया। अभी तक जो नहीं लिखा उसमें ये चीज बताओ। मैम गुड्स की डेफिनेशन में आपने सारे मूवेबल प्रॉपर्टी कवर किए? हाँ। एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, क्या वो भी मूवेबल है? मैम उसको पी के हम भी मूव करते हैं पूरा, और वो खुद भी क्या है, मूवेबल ही है। तो ये तो बहुत मूवेबल हो गया, बट स्टिल इट इज नॉट इंक्लूडेड। क्यों? अगर जीएसटी में एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन को ये लोग इंक्लूड करते, तो मैक्स टू मैक्स रेट होता है 28% जीएसटी का, इनको हो जाता है लॉस। क्योंकि कई जगह एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन पे 40, 50, 60% भी चार्ज होता है। तो ये तो हो जाएगा कि इनको भारी लॉस। क्यों? क्योंकि ये तो सबसे भारी शौक है लोगों का, ठीक है।
तो यहाँ पे उन्होंने जीएसटी के दरवाजे से ही बाहर कर दिया अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, कि तुम बाहर, जीएसटी में ही मत आना, दूर। तो जैसे ही जब जीएसटी एक्ट लिखा था ना, क्या लिखा था जीएसटी एक्ट के आर्टिकल में, जीएसटी इज एप्लीकेबल ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सप्लाई ऑफ सर्विस एक्सेप्ट एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। मतलब जीएसटी का दरवाजा खुलता है, सारे मूवेबल प्रॉपर्टी अंदर आते हैं, और किसको छोड़ दिया बाहर, एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन जीएसटी में ही नहीं है। अब आईसीआई ने बोला एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन का सप्लाई, अब तुम आंसर क्या लिख के आ रहे हो, तुम लिख के आ रहे हो इट इज नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विस। गलत, तुम्हारा रीजन गलत हो गया। उन्होंने ये तुमको ये बोलना था इट इज आउटसाइड द प्रीव्यू ऑफ जीएसटी, वो जीएसटी से ही बाहर है, सप्लाई क्या ढूंढ रहे हो उसमें, जो चीज जीएसटी में ही नहीं आई वो सप्लाई में कैसे आएगी, क्या तुम ये समझ रहे हो। तो अगर उन्होंने लिखा है एल्कोहलिक फॉर ह्यूमन कंजम्पशन का सप्लाई किया, अरे मैम ये तो प्रीव्यू ऑफ जीएसटी से ही बाहर है, धक्के मार के इसको बाहर रखा है जीएसटी से। तो तुम्हारा आंसर प्रिसाइज होना चाहिए। जब तुम नोट्स लिखते हो ना, पूरे के पूरे क्वेश्चन में कहीं भी नोट्स लिखोगे, तुम्हारी प्रॉब्लम यही आती है, तुमको पता आंसर होता है पर प्रिसाइज वर्ड यूज नहीं करते। यहाँ लिखना था आउटसाइड द प्रीव्यू ऑफ जीएसटी। कहीं भी अगर कोई चीज सप्लाई नहीं बनी तो वहां लिखना होता है इट इज नॉट कवर्ड इन द डेफिनेशन ऑफ सप्लाई। और कोई चीज अगर नेगेटिव लिस्ट में कवर है तब लिखना होता है नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट सप्लाई ऑफ सर्विस। और हम क्या करते हैं, इंटरचेंज सब यूज कर रहे हैं, तो वो इंटरचेंज में तुम्हारे मार्क्स भी क्या हो जाते हैं, सब चेंज हो जाता है, समझ में। ठीक है, ये भी लिखेंगे कौन सी चीज कब कहाँ करनी है, पहले सप्लाई की डेफिनेशन खत्म होगी तब हम रीजंस के साथ लिख पाएंगे। बट जस्ट अ स्मॉल नॉलेज कि कहीं ना कहीं लिखने में हमारी गलतियां ही है। 20% अगर आईसीआई की है तो 80% की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ हमारी। ठीक है, मधुर वीडियो ऑन। चलो तो अभी फिर से आते हैं कहाँ पे, गुड्स की डेफिनेशन। अब सबसे पहले मैम गुड्स की डेफिनेशन जब हम कर रहे थे, आपने सारे मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी का बता दिया, लेकिन सबसे पहली चीज गुड्स की डेफिनेशन से किसको बाहर किया, आउटसाइड प्रीव्यू ऑफ जीएसटी। जो जीएसटी से ही बाहर है वो क्या है, देखो बोला था ना, लिखा हुआ है जीएसटी एप्लीकेबल ऑन ऑल सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस एक्सेप्ट एक्सेप्ट एक्सेप्ट, क्या लिखा है एक्सेप्ट में, एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। इस पे जीएसटी ही नहीं लगेगा, तो क्या मैं बोल दूं आउटसाइड द प्रीव्यू ऑफ जीएसटी, यस इट इज आउटसाइड द प्रीव्यू ऑफ जीएसटी। ठीक है, इसके अलावा ये 5 चीजें हैं जो जीएसटी से बाहर नहीं है पर अभी इस पे जीएसटी को डेफर किया है। इसको क्या किया, जीएसटी को अभी सिर्फ डेफर किया। तो पहले गुड्स से रिलेटेड जो जो मैंने पॉइंटर्स बोले पहले 1 मिनट में लिखो। मूवेबल क्या कवर होता है, क्या कवर नहीं होता है, किसका आउटसाइड द प्रीव्यू ऑफ जीएसटी, 1 मिनट में लिखो। डन हो गया। चलो अभी मैम एनालिसिस इसका तो रह गया, कर रहे हैं सब, बट अब समझो अब मैं किस लेन पे लेके जा रही हूँ तुमको।
डेफिनेशन के हिसाब से सिर्फ मनी और सिक्योरिटी इंक्लूड नहीं होता। फिर डेफिनेशन के बाहर जो जीएसटी की ही दुनिया से बाहर है, अल्कोहलिक फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, वो भी कवर नहीं होता। फिर डेफिनेशन में तो कवर है, लेकिन अभी जीएसटी काउंसिल डिसीजन नहीं ले रही उसका। उसके हिसाब से भी कुछ चीजें क्या है, गुड्स तो हैं लेकिन उस पर टैक्स नहीं लगेगा। चीजों को समझो, कुछ चीजें डेफिनेशन के हिसाब से गुड्स ही नहीं है, कुछ चीजें जीएसटी में ही नहीं है, कुछ चीजें गुड्स तो हैं लेकिन उस पर टैक्स नहीं है। समझे? 3 कैटेगरी। कुछ तो डेफिनेशन के हिसाब से नहीं है, कुछ क्या है जीएसटी में ही नहीं है, और कुछ चीजें गुड्स भी है, सब कुछ है लेकिन उस पर टैक्स नहीं है। तो रीजन क्या होता है? गलत। हमें कहीं पे लिखना होता है इट इज नॉट कवर्ड इन द डेफिनेशन ऑफ गुड्स एंड इट इज ऑल्सो नॉट सर्विस। कहीं पे लिखना होता है इट इज आउटसाइड द प्रीव्यू ऑफ जीएसटी, और कहीं पे लिखना होता है इट इज सप्लाई बट जीएसटी काउंसिल हैज डिफर्ड एप्लीकेबिलिटी ऑफ जीएसटी। वहां पे फिर ये लिखना होता है। तो मैम कौन कौन सी ऐसी चीजें जिसपे भी दिमाग ही नहीं चला पा रही मेरी जीएसटी की काउंसिल? पेट्रोलियम प्रोडक्ट, क्योंकि पेट्रोलियम प्रोडक्ट पे अगर जीएसटी लगे ना पेट्रोल सस्ता हो जाएगा, क्योंकि आईटीसी वगैरह सब मिलना चालू हो जाएगा। बहुत सारी चीजें पेट्रोलियम प्रोडक्ट। और क्या मैम? मोटर स्पिरिट, हाई स्पीड डीजल ऑयल, ये नाम ही याद रखना है, इसके एनालिसिस पे जाने की जरूरत नहीं। 5 चीजें, 5 चीजों का नाम याद रखेंगे। एक तो है मोटर स्पिरिट, हाई स्पीड डीजल ऑयल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस। ये 5 चीजें जिसपे दिमाग अभी ये नहीं चला रहे, जीएसटी काउंसिल ने डेफर करके रखा है। इसका इम्प्लीकेशन क्या होगा? आईसीआई अगर दे रहा है मोटर स्पिरिट का ट्रांजैक्शन हुआ तो आपको क्या करना है, गुड्स भी है लेकिन क्या करना है, बताना है कि सप्लाई भी है बट इस पे अभी जीएसटी नहीं लगेगा। तो नोट्स में प्रॉपर रीजनिंग होनी चाहिए कि इसीलिए तुमने इस पे जीएसटी नहीं लगा। बात कन्वे हुई? क्या बोलना चाह रही हूँ मैं? ठीक है। अब अगर मैं बोलूं यहाँ पे क्या क्या चीजें लिखी है, अब उस पर फोकस करते हैं, उसके एलेबोरेशन पे जाते पहले। मैम यहाँ पे क्या क्या लिखा है आपने? ये लिखा है मैम पेट्रोलियम क्रूड हाई स्पीड डीजल ऑयल। पूरा फोकस मेरा हो गया हाई स्पीड डीजल ऑयल पे। अगर इंस्टेड ऑफ हाई स्पीड डीजल ऑयल लिख दे नॉर्मल डीजल ऑयल, सिर्फ हाई स्पीड को कवर किया। इंस्टीट्यूट इसमें कुछ भी लिखे, उसने लिख दिया नॉर्मल डीजल। तुम डीजल देख के भावनाएं मत बहना, अपनी अपनी भावनाओं को कंट्रोल करना। सिर्फ हाई स्पीड लिखा है, नॉर्मल डीजल कवर्ड है जीएसटी के अंदर, उस पे जीएसटी लगेगा लेकिन ये कवर नहीं है। मैम यहाँ पे लिखा है क्या? पेट्रोलियम मोटर स्पिरिट, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। मैम यहाँ पे लिखा है नेचुरल गैस, कोई दिक्कत नहीं। एविएशन टर्बाइन फ्यूल लिखा है, कोई दिक्कत नहीं। पेट्रोलियम क्रूड लिखा है, कोई दिक्कत नहीं। इसका मतलब इसमें कुछ भी वो घुमाएंगे चांसेस नहीं है, घुमाने के चांस किसमें? सिर्फ इसमें। तो अगर हाई स्पीड लिखा है तो सिर्फ हाई स्पीड है, अगर पेट्रोलियम क्रूड लिखा है तो पेट्रोलियम क्रूड। समझ में आया? डन? आया? चलो करेंगे तो मतलब क्या होगा कि नॉर्मल नॉर्मल डीजल पे जीएसटी लगेगा। बोलो ना, तुम्हारा माइक पास में करो। इसका मतलब ये होगा नॉर्मल डीजल और पेट्रोल जीएसटी लगेगा और नॉर्मल पेट्रोल पे जीएसटी लगेगा ना। पेट्रोलियम एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट। नॉर्मल पेट्रोल में तो हाई स्पीड आता है। हाँ तो जो डीजल, पेट्रोल इज डिफरेंट, डीजल इज डिफरेंट। हाँ यहाँ जी, तो हाँ। पेट्रोलियम क्रूड सब कवर है ना, यहाँ तो पेट्रोल की सारी चीजें कवर है। अच्छा, उसमें सिर्फ हाई स्पीड पे लगेगा, हाँ नॉर्मल डीजल डीजल, पे नहीं डीजल लगेगा। पे सिर्फ हाई स्पीड डीजल। पेट्रोल तो कोई भी हो, किसी भी तरह का अच्छा, पेट्रोल हो, बाहर है अभी। डीजल में सिर्फ हाई स्पीड, ठीक है। बाकी पे लगेगा और उसका आईटीसी ये सिर्फ डेफर हुआ है, गुड्स तो है बट अभी डेफर करा, ठीक है। तो अब मैम इसका इंटरप्रिटेशन हम कैसे चेक करेंगे? सबसे पहले मेरा स्टेप नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 1 के लिए, कौन से क्वेश्चन नंबर 1 की बात कर रही हूँ मैं? आईसीआई का क्वेश्चन नंबर 1 जो 14 to 20 मार्क्स का भी हो सकता है।
पहली चीज मुझे चेक करनी होती है ट्रांजैक्शन जब मैं पढ़ रही हूँ गुड्स है या नहीं, और गुड्स नहीं है तो फिर चेक करना सर्विस है या नहीं। तो स्टेप नंबर 1 फॉर सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 इज चेक करो गुड्स बन रहा है, सर्विस बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो अब पूरा ओवरऑल गुड्स समझ में आया कि पूरी गुड्स की डेफिनेशन में कुछ चीजें डेफिनेशन से बाहर हुई, कुछ चीजें जीएसटी से बाहर हुई, कुछ चीजें डेफर हो गई। मुझे तीनों चीजों को साथ में लेके देखना होगा सप्लाई ऑफ गुड्स, तब जाके बात बनेगी और समझ में आएगा कि इससे जीएसटी लगेगा भी या नहीं लगेगा। क्या इतने में ही बात खत्म हो जाएगी? नहीं। पर क्या तुम जीएसटी के गुड्स पे हो गया, जितना एनालिसिस था उसका समझ में आ गया कि कहीं कुछ बचा है तुमको? डन। अब आते हैं सर्विस पे। चलो अब आते हैं हम किस पे? सर्विस पे। तो जितनी चीजें लिखनी थी वो यहाँ पे हमने ऑलरेडी क्या कर ली, लिख ली क्लासेस की। अब यहाँ पे बस एक चीज और लिखनी है मुझे गुड्स के रिस्पेक्ट में, आउटसाइड फ्रॉम डेफिनेशन, जीएसटी से आउटसाइड, और ये डेफर। ऐसे मेरी 3 कैटेगरी क्या होगी गुड्स की बनेगी। आउटसाइड फ्रॉम डेफिनेशन से हुआ मनी, सिक्योरिटी, एक्सेप्ट एक्शनेबल क्लेम। ठीक है, और साथ में इमूवेबल प्रॉपर्टी। जीएसटी की दुनिया से बाहर है एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। और डेफर किस किस को किया है? एचपी मैन। अभी एचपी मैन क्या क्या है? एच फॉर एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, एच गलत निकला। पेट्रोलियम प्रोडक्ट, मोटर स्पिरिट, एविएशन टर्बाइन फ्यूल, नेचुरल गैस, एच फॉर हाई स्पीड डीजल ऑयल। ठीक है, ये हो गई कैटेगरी अपने गुड्स की। डन। आगे बढ़ू। अब ये सब चीजें तो आउटसाइड हो गई। अब मेरे को पूरी तरह से सोचना होगा अब सर्विस के बारे में। सर्विस में ध्यान से पढ़ो क्या लिखा है। मैम अभी तक वो आंसर आपने दिया नहीं इमूवेबल प्रॉपर्टी का, अब देते हैं। मैम सर्विस की डेफिनेशन में साफ साफ क्या लिखा है? सर्विस की डेफिनेशन में साफ लिखा है सर्विस मीन्स एक्सक्लूसिव एक्सक्लूसिव एक्सक्लूसिव। सर्विस की डेफिनेशन में क्या लिखा है? क्लियरली लिखा है मीन्स, मतलब ये एक्सक्लूसिव है। एनीथिंग अदर देन गुड्स, मनी, सिक्योरिटी। मतलब मनी और सिक्योरिटी को किससे बाहर कर दिया? सर्विस से भी बाहर कर दिया। ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम है क्या? मनी एंड सिक्योरिटी सर्विस से भी बाहर है। प्रॉब्लम पूरी यहाँ है। एनीथिंग अदर देन गुड्स, कोई भी चीज हो सकती है लेकिन गुड्स नहीं हो सकता। कोई भी चीज हो सकती है, कोई भी चीज हो सकती है लेकिन गुड्स नहीं हो सकता। मैं एक काम करूं, इसको अगर मैं काट दूं गुड्स को, उसकी जगह मैं इक्वल टू लिख दूं मूवेबल प्रॉपर्टी। लिख सकती हूँ, अगर मैं गुड्स को हटा दूं तो मैं लिख दूं अभी के लिए कि एनीथिंग अदर देन मूवेबल प्रॉपर्टी, क्योंकि गुड्स तो मूवेबल होते हैं। तो क्या मैं लिख दूं एनीथिंग अदर देन मूवेबल? तो मैम ये तो ऑटोमेटिकली हो गया सर्विस की डेफिनेशन में कवर इमूवेबल प्रॉपर्टी। आप तो बोल रहे थे इमूवेबल प्रॉपर्टी सर्विस भी नहीं बनेगा। या पहले ये बात समझ में आई जो मैं समझाना चाह रही हूँ कि डेफिनेशन खुद चीख चीख के क्या बोल रही है कि एनीथिंग अदर देन गुड्स, और गुड्स की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ? मूवेबल। तो मतलब एनीथिंग अदर देन मूवेबल। तो बचा क्या मैम? एनीथिंग अदर देन मूवेबल मतलब इमूवेबल प्रॉपर्टी सर्विस होता है। ये क्या हुआ? डेफिनेशन कन्वे कर रही है पर ये कन्वे रॉन्ग हो गया। क्यों? फिर अब हम आएंगे किस पे? शेड्यूल नंबर 3। शेड्यूल नंबर 3 फिर चीख चीख के बोलेगा नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट सप्लाई ऑफ सर्विस। शेड्यूल नंबर 3 क्या बोलेगा? फिर से चीख चीख के क्या बोलेगा? नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट सप्लाई ऑफ सर्विस। किस चीज को? सेल ऑफ लैंड, सेल ऑफ बिल्डिंग।
तो शेड्यूल 3 पे जब हम जाएंगे वहां लिखा मिलेगा तुमको कि सेल ऑफ लैंड एंड सेल ऑफ बिल्डिंग नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विस, और उसमें एक एक्सेप्शन है जिसको मैं अभी डिस्कस नहीं कर, है कुछ एक्सेप्शन, बट नॉर्मली मेरी बिल्डिंग बनी बनाई है, सेल कर दिया, नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विस, बनी बनाई बिल्डिंग वो किसी भी तरह से ना गुड्स है ना सर्विस। बात समझ में? तो पहले तो क्या हुआ, गुड्स की डेफिनेशन में मूवेबल कवर कर लिया, सर्विस बोलती है एनीथिंग अदर देन गुड्स, तो हमको तो समझ में आ रहा था कि मूवेबल सर्विस में कवर है। फिर हमको समझ में आया कि शेड्यूल नंबर 3 में लिखा है कि नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विस होगा सेल ऑफ लैंड सेल ऑफ बिल्डिंग। ठीक है, बट फोकस करो मेरे वर्ड्स पे, सेल बोल रही हूँ, सिर्फ सेल ऑफ लैंड सेल ऑफ बिल्डिंग ही लिखा है वहां पर, इसीलिए बोला एनालिसिस अभी बाकी है, पर वो कब कर पाएंगे, जब धीरे से हम आएंगे शेड्यूल 3 पे। ठीक है, तो इसका मतलब मैम इमूवेबल प्रॉपर्टी गुड्स भी नहीं बना, नहीं वो तो बना ही, सर्विस बनते बनते शेड्यूल 3 ने रोक दिया, तो शेड्यूल 3 ने इमूवेबल प्रॉपर्टी को सर्विस भी नहीं बना। पर मैम हम आप ऐसा बोल रहे हो ना, कई जगह पे लगता है, कई जगह पे क्या होता है जैसी लगता है प्रॉपर्टी सेल करने पे, वही तो मैंने बोला एक्सेप्शन है, वो एक्सेप्शन शेड्यूल 3 पे ही डिस्कस करें। आया? तो अभी तक क्लास में हमने क्या सीखा, सप्लाई की डेफिनेशन कैसी होती है, इंक्लूसिव। सप्लाई की डेफिनेशन में ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, सप्लाई ऑफ सर्विस, वेदर सेल, ट्रांसफर, लीज, लाइसेंस, डिस्पोजल, बार्टर, एक्सचेंज, सब है, बट इट शुड बी फॉर अ कंसिडरेशन इन कोर्स फर्दरेंस ऑफ बिजनेस एंड बाय अ पर्सन। इतना पढ़ो। फिर गुड्स की डेफिनेशन इंक्लूड ऑल फॉर्म ऑफ मूवेबल, जितने मूवेबल है सब, but does not include money, does not include security, but include actionable claim। फिर actionable claim भी कहाँ मूव कर रहा है, शेड्यूल 3। फिर growing crops, grasses, things attached to land, forming part of the land, ये सब भी कहाँ है, गुड्स की डेफिनेशन। फिर सर्विस पे, सर्विस मीन्स एनीथिंग अदर देन गुड, तो वहीं पे फिर समझ में आ गया इमूवेबल प्रॉपर्टी भी कहाँ पे कहीं ना कहीं मूव कर गई, शेड्यूल 3 के अंदर मूव कर गई। गुड्स की डेफिनेशन में और क्या सीखा, कुछ चीजें तो मैम बिल्कुल जीएसटी से बाहर है, अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, और कुछ चीजों को डेफर करके रखा है, हाई स्पीड डीजल ऑयल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, नेचुरल गैस, एविएशन टर्बाइन फ्यूल, और तुम्हारा क्या हो गया, कुछ एक छूट गया, एविएशन टर्बाइन फ्यूल, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम फ्यूल, मोटर स्पिरिट, राइट। ठीक है, तो ये अभी धीरे धीरे क्या बनता जा रहा है, सर्कल बनता जाएगा। अब सर्विस की डेफिनेशन में और क्या है, ये अब हम पढ़ चुके हैं, अब इसमें नया नहीं है, ये वाली चीज हमने अभी मनी के हिसाब से पढ़ी थी। क्या पढ़ा था कि अगर आप क्या करते हो, कोई भी एक्टिविटी इंक्लूड होगी सर्विस में, अगर आप क्या करते हो, कन्वर्जन करते हो मनी का एक डिनोमिनेशन से दूसरे डिनोमिनेशन में, बस सेपरेट कंसिडरेशन चार्ज करना है। क्या सर्विस और गुड की डेफिनेशन ओके हो गई? एक बार के लिए 1 मिनट के लिए गो थ्रू कर लो, कुछ भी लगता है तो पूछ लो, क्योंकि अब जाएंगे कंसिडरेशन और तीनों को फिर मिक्स करके पढ़ना। एक बार गो थ्रू कर लो। आई डोंट थिंक चिराग वुड हैव बोर्ड नोट, राइट? क्लास के बाद आई विल शेयर यू, ठीक है? माइंड में एक बार रिकॉल करो क्या क्या पढ़ा था। डन?
चलो, अब शुरुआत हमारी किस चीज से हुई थी कि मैम या तो सप्लाई कर रहे हो तो या तो गुड्स होना चाहिए, सर्विस होना चाहिए। हम समझ रहे हैं कि गुड्स क्या क्या है, सर्विस क्या क्या है, उतनी चीजें अभी समझ में। बट सिर्फ इन दो चीजों से काम नहीं चलेगा। फ्री में किसी को गुड्स बांट रहे हो, नहीं, आपको कंसिडरेशन भी होना चाहिए। अब मैं अभी डेफिनेशन नहीं पढ़ती, हम एक लॉजिक पे जाते हैं और सोच के देखते हैं कि हमको कंसिडरेशन का मतलब ऐसे ही पता है। एक चीज बताओ, मैं तुम्हें सर्विस दे रही हूँ, तुमने मुझे कैसे दिया कंसिडरेशन? कैश। तो कंसिडरेशन तो कैश में हो सकता है मधुर, हाँ, कंसिडरेशन कैश में हो सकता है। मैंने बोला यार देखो, तुम्हारे यहाँ क्या है, तुम्हारे यहाँ फर्नीचर की बहुत अच्छी शॉप है। मैंने किसको बोला, सपोज करो श्रद्धा को बोला कि यार फर्नीचर तुम्हारे यहाँ बहुत अच्छा बनता है, तो मेरे को एक काम करो, मेरी फीस कितनी है, 5500। वो मुझे कबर्ड बहुत अच्छी लग रही है, मैं तुम्हें पढ़ा दूंगी, क्या करना, बस मुझे वो कबर्ड दे देना। मतलब आप ये बोल रहे हो कंसिडरेशन कैश में भी हो सकता है और कंसिडरेशन काइंड में भी हो सकता है, बस वही है। ठीक है, अब मैं तुम्हें पढ़ा रही हूँ, फीस या तो तुम ट्रांसफर करोगे मुझे, या फिर तुम्हारे पापा या मम्मी ट्रांसफर करेंगे। मेरे को किस चीज से मतलब है, मेरे को फीस से मतलब है, चाहे तुम दो या तुम्हारी फैमिली से कोई दे। आप ये कहना चाह रहे हो कंसिडरेशन डायरेक्ट रिसिपिएंट भी दे सकता है जो सर्विस या गुड्स ले रहा है, या फिर कोई और भी दे सकता है। हाँ, मुझे सिर्फ कंसिडरेशन चाहिए। तो 4 पॉइंट पता है क्या? कंसिडरेशन कैश में हो सकता है, जी हाँ। कंसिडरेशन काइंड में हो सकता है, जी हाँ। कंसिडरेशन खुद रिसिपिएंट ऑफ द गुड्स और सर्विस भी दे सकता है, और कंसिडरेशन कोई थर्ड पर्सन भी देगा तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ तक बात समझ में? अब तुम कंसिडरेशन से दिमाग में क्या समझ पा रहे हो? कंसिडरेशन मतलब अर्निंग ना, जो तुम अर्न कर रहे हो, इज दैट कंसिडरेशन? यस। पर अब मैंने बोला देखो, सपोज करो ये क्या है, अपना वर्चुअल क्लासेस नहीं है, ये अपनी नॉर्मल जो ऑफलाइन क्लासेस होती है जिसमें आप आते हो बैठते हो वो। मैंने कहा देखो, हमारे एडमिशन लेने का रूल है 5000 आपको डिपॉजिट रखना पड़ेगा मेरे पास। जब आपकी क्लासेस खत्म होगी, अगर आपकी तरफ से कुछ टूट टाट नहीं हुई, कुछ नुकसान नहीं हुआ, तो पूरे 5000 आपके। क्या ये मेरा कंसिडरेशन है? क्या मैंने अर्न कर लिया? ये सिर्फ एक डिपॉजिट पड़ा हुआ पैसा मेरे पास है जो मैंने अभी अर्न ही नहीं किया। इसका मतलब आप ये कन्वे कर रहे हो कि डिपॉजिट इज नॉट इक्वल टू कंसिडरेशन, अगर उसको आपको रिफंड करना पड़े, क्योंकि वो आपने कमाया कहाँ, जो चीज आपका हक ही नहीं है। व्हाट इज नॉट अर्नड कैन नॉट बी कॉल्ड एज रेवेन्यू। मुझे पता है मुझे 5000 हो सकता है तुम्हें वापस करने पड़ जाए, तो ये क्या हो गया? इससे आप कंसिडरेशन नहीं कहोगे। अब तुम्हें याद होगा, बहुत पहले, बहुत मतलब 6-7 साल हो गए, रिलायंस ने एक फोन निकाला था 1500 रुपए का, कि जब चाहो तुम उसको रिटर्न करना, 1500 तुमको वापस कर दूंगा। अब रिलायंस ने कौन से डेफिनेशन को यूज करके जीएसटी बचाया? 1500 रुपए ले लिए सबसे, फोन दे दिया सबको, और तुम्हें क्या लगता है 10-15 लोगों ने वो 1500 रुपए का फोन खरीदा होगा? करोड़ों लोगों ने खरीदा होगा। उसके पास तो आ गया कंसिडरेशन, पर मैम ये तो उसको वापस रिफंड करना है, क्योंकि उसने बोला है कि जब चाहो वो फोन मुझे लाके देना, पूरे 1500 वापस। तो मैम ये तो डिपॉजिट ले रहा है वो, पर डिपॉजिट इज नॉट इक्वल टू कंसिडरेशन। उसने कुछ अर्न ही नहीं किया, तो जब अर्न नहीं किया तो जीएसटी भरा होगा, क्योंकि मैम सप्लाई के लिए चाहिए गुड्स, सप्लाई के लिए चाहिए या तो सर्विस, और सप्लाई के लिए चाहिए था कंसिडरेशन। क्या मिसिंग हो गया? डिपॉजिट इज नॉट अ कंसिडरेशन। तो सब कुछ करने के बाद भी, इतना पैसा लेने के बाद भी उसने कोई जीएसटी नहीं दिया। बात समझ में? तो मैम कंसिडरेशन कैश में होता है, यस। काइंड, यस। रिसिपिएंट, यस। थर्ड पर्सन, यस। डिपॉजिट, नो। बट कभी वो डिपॉजिट आप कंसिडरेशन की तरह अप्लाई कर दो, कब करूंगी? तुम आए मेरी ऑफलाइन क्लासेस में, तुमने मेरा ऐसी फोड़ दी, अब वो मेरा हो गया, अब वो पैसे मैं वापस नहीं करूंगी। तो नाउ द डिपॉजिट इज अप्लाइड एज अ कंसिडरेशन। तो जब वो डिपॉजिट कंसिडरेशन की तरह अप्लाई हो गया, अब हो गया ना वो मेरा कंसिडरेशन। क्या ये बात समझ में? अब डेफिनेशन पढ़ते, मिसिंग है अभी इसमें कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट का पॉइंट, पर उसको एग्जाम्पल से ही देखेंगे। तो क्या लिखा है यहाँ पे? हम कंसिडरेशन मतलब क्या है, चाहे आप सप्लाई ऑफ गुड्स करो या सप्लाई ऑफ सर्विस करो, इससे कोई मतलब नहीं। कंसिडरेशन मनी में भी पे हो सकता है, अदरवाइज भी पे हो सकता है। तो कंसिडरेशन मनी में भी पे हो सकता है, अदरवाइज भी पे हो सकता है।
कंसिडरेशन कैन बी पेड बाय रिसिपिएंट ऑल्सो, कंसिडरेशन कोई अदर पर्सन भी क्या कर सकता है, पे कर सकता है। इतनी बातें कर ली अपन ने। फिर इसके बाद यहाँ पे कंसिडरेशन में, लेकिन अगर आपको डिपॉजिट मिल रहा है तो जब तक उसे कंसिडरेशन नहीं बोलोगे, अनलेस यू अप्लाई इट एज अ कंसिडरेशन, जब तक वो ऐसा नहीं हो जाए कि अब मेरा ही है, तब तक ये डिपॉजिट कंसिडरेशन नहीं है। क्या यहाँ तक की बातें समझ में? कोई डाउट? ये सिंपल था। अब आते हैं नेक्स्ट लेवल पे, वो क्या है, ये क्या लिख रहा है, इट शैल नॉट इंक्लूड एनी सब्सिडी बाय सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट। कंसिडरेशन में सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा दी हुई सब्सिडी काउंट नहीं होती है। समझो, पूरी तरह से ध्यान इधर देना और चीजों को समझना। मैम आप सप्लाई के लिए क्या बोलते हो? मैं सिंपल सी चीज बोल रही हूँ सप्लाई के लिए, भाई शुरू से या तो गुड्स दो या सर्विस दो या कंसिडरेशन साथ में होना चाहिए। क्या मैंने कंसिडरेशन में प्लस लिखा है? प्लस का मतलब एंड कंडीशन, कंपलसरी है कि कंसिडरेशन चाहिए। कंसिडरेशन में इन्होंने मुझे एक चीज सिखाई कि रिसिपिएंट भी कंसिडरेशन दे सकता है और अदर पर्सन भी कंसिडरेशन दे सकता है, कोई डाउट नहीं है उसमें। पर ये अदर पर्सन कौन है? ये अदर पर्सन अगर मेरा सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट है तो क्या होगा, और ये अदर पर्सन मेरा अदर देन सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट है तो क्या होगा? ठीक है मैम, सप्लाई करता कौन है? कैसी बात कर रहे हैं? सप्लाई करने वाला मेरा सप्लायर। सप्लाई करने वाला कौन होता है? सप्लायर। और कंसिडरेशन रिसीव किसको होता है? जब सप्लाई जो कर रहा है उसी को कंसिडरेशन रिसीव होगा। यहाँ पे मैं सप्लायर हूँ, कंसिडरेशन मुझे रिसीव हो रहा है। क्या यहाँ तक कोई डाउट है? अब तो इसका मतलब मैम सेंट्रल गवर्नमेंट किसको देगी ये कंसिडरेशन? सेंट्रल गवर्नमेंट कंसिडरेशन देगी टू सप्लायर। ठीक है, और मैम अदर देन सेंट्रल गवर्नमेंट भी कौन किसको कंसिडरेशन देगा? ऑब्वियसली कंसिडरेशन तो मैम हमेशा किसको मिलता है? सप्लायर को ही मिलता है, पहले समझना। ठीक है, तो आप क्या बोलना चाह रहे हो? मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि जीएसटी एक्ट में लिखा है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट आपको सब्सिडी देती है तो एक्सक्लूड इट फ्रॉम कंसिडरेशन। गवर्नमेंट आपको कुछ दे रही है तो वो कंसिडरेशन नहीं। इसके लॉजिक को समझते। सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस सप्लायर को बोला कि सपोज करो ये कोई गुड है, कोई तो गुड है, उसने बोला कि देखो ऐसे तो ये 10,000 का है पर हमें इसको प्रमोट करना है। तो सप्लायर को बोला कि भाई तू एक काम कर, सिर्फ इसको कितने में दे? 6,000 में लोगों को दे, हमें इसे प्रमोट करना है इसलिए 6,000 में बेच दे। सप्लायर बोलेगा क्यों, मैं क्यों बेचूं? 10,000 का मैं खरीद के लाऊं, तुम चाहते हो मैं उसको 6,000 में बेचूं, मैं तो नहीं कर सकता। तो गवर्नमेंट बोली पूरी बात सुन मेरी, तुम लोगों से 6,000 कलेक्ट करो, इधर से 4,000 मैं तुमको दे दूंगा। समझ रहे हो? क्या बोलेगा? तुम लोगों को 6,000 दो, सप्लायर को तो किससे मतलब है? कंसिडरेशन से। उसको कोई भी दे कंसिडरेशन, उसको क्या करना? उसको तो 10,000 मिल रहे हैं ना एट द एंड। ठीक है, पर सप्लायर बोला नहीं, नहीं मानूंगा। गवर्नमेंट बोली क्यों नहीं मानेगा? बोले समझो मेरी बात, चाहे यहाँ पे अगर मैं इसको 10,000 में बेचता, अगर मैं क्या करता इसको 10,000 में बेचता, तो भी मुझे जीएसटी 10,000 पे लगता क्योंकि ये कंसिडरेशन। अब आप जीएसटी लॉ में लिखा है कंसिडरेशन कुड बी पेड बाय अदर पर्सन, आप भी मुझे 4,000 दे रहे हो, इसका 6,000 है, टोटल तो 10,000 पे ही मुझे जीएसटी लग रहा है, मेरे को क्या फायदा हुआ? मेरे को इतना लफड़ा करके कि गवर्नमेंट को इन्वॉल्व करूं, कैसे भी मुझे अगर 10,000 पे जीएसटी भरना है तो मैं क्यों ऐसा करूं? तो गवर्नमेंट ने फिर बोला अगर हम तुझे सब्सिडी देते हैं तो हम इसे कंसिडरेशन नहीं बनाएंगे, और जो चीज कंसिडरेशन नहीं बनती उस पर क्या नहीं लगता? जीएसटी नहीं लगता। आई बात समझ में? क्यों हुआ ये? रीजन आ गया समझ में? तो दिस इज द रीजन, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट आपको सब्सिडी दे रही है तो ये क्या होगा? इस पे कोई जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि क्लियर कहाँ लिखा है? यहाँ लिखा है कि एक्सक्लूड इट फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ कंसिडरेशन। क्या यहाँ तक बात ओके हुई? अब मेरा एग्जाम्पल नंबर 2। मैम देखो, हम पता है क्या खरीदते हैं?
ये क्या है समझ पाओ तो ये मेरा एलपीजी सिलेंडर है, ठीक है। ये क्या है मेरा एलपीजी का सिलेंडर। ऐसे तो मुझे अभी रेट याद नहीं बट पता भी नहीं है, 1000 रुपीज का एलपीजी सिलेंडर होता है, ठीक है। और मेरे बैंक अकाउंट में पता है गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट इसके 200 रुपीज मेरे बैंक अकाउंट में एज अ सब्सिडी मुझे वापस कर देती है। होता है कि नहीं? तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने सब्सिडी दी 200 रुपए की मेरे बैंक अकाउंट में, मैंने खरीदा एलपीजी सिलेंडर। मेरे को जीएसटी कितने पे लगेगा? क्या पूरे 1000 पे, या फिर 800 पे, या फिर एप्लीकेबल ही नहीं है यहाँ पे? ये ऐसा कोई प्रोविजन एप्लीकेबल ही नहीं है सिलेंडर पे, जीएसटी लगता ही नहीं। एलपीजी सिलेंडर बैंक में सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है, तो जीएसटी 1000 पे लगाऊं 800 पे लगाऊं कि इग्नोर ही कर दूं उसको? गैस है ना, गैस पे नहीं आएगा ना जीएसटी। और व्हाट इज द प्रॉब्लम? बोलो मनीष, माइक कर दो। मैम नॉर्मली नेचुरल गैस से अलग कर दिया, लेकिन अगर होता तो फिर 800 पे लगता, क्योंकि 200 तो कंपनी ने कुछ और को पे कर दिया ना। नॉर्मली उन्होंने अभी रख दिया, एक साइड पर कर दिया है। What is the reason for the percentage of failure in CA final exam? पहला रीजन, हम वर्ड्स पे फोकस नहीं करते। मैंने क्लियरली लिख के क्या बोला था? सेंट्रल गवर्नमेंट सप्लायर को कंसिडरेशन में। यहाँ पे एलपीजी गैस सिलेंडर रिसिपिएंट को मिल रहा है वो सब्सिडी, सप्लायर ऑफ सिलेंडर कोई और है, उसको मिली सब्सिडी नहीं। अब इंस्टीट्यूट करती क्या है, क्वेश्चन में यही तो चेंज करती हो, और वो चेंजेस आप पकड़ ही नहीं पाते हो कि रिसिपिएंट। मैंने क्या किया, कितने अच्छे से तुम फोकस करो सिर्फ सब्सिडी, और मैंने छुपके से चेंज किसको किया है, सप्लायर की जगह उसको रिसिपिएंट बना दिया, हो गया चेंज। आर यू गेटिंग? तो इसका मतलब मैम था तो सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू दिया हुआ, बट ये मिला सप्लायर को नहीं है। रिसिपिएंट के लिए कंसिडरेशन थोड़ा ना होता है वो, उसके लिए तो बस क्या है, कैशबैक की तरह, इट इज लाइक अ कैशबैक। तो वहां पे तो ये काउंट ही नहीं होगा। पूरे 1000 पे अगर जीएसटी लगता है तो पूरे 1000 रुपए पे ही लगता है, क्योंकि सप्लायर को नहीं मिला कंसिडरेशन सब्सिडी, उसके लिए तो पूरा 1000 रुपए उसको मिल गया ना। आया? दूसरा एक और केस लेते हैं, उस एग्जाम्पल में भी अब तुम अच्छे से रीजन दोगे क्योंकि तुमको मैंने वो वर्ड फोकस करवा दिया। अब देखते हैं मैम यहाँ पे क्या हुआ, ये कंपनी, कोई भी कंपनी ले लेते, XYZ कोई कंपनी है, ठीक है। यहां से मैंने क्या किया, एक प्रोडक्ट खरीदा। कौन सा प्रोडक्ट खरीद लेते, चलो ये लैपटॉप खरीद लिया मैंने यहाँ से, अच्छी बात। मैम कितने का लैपटॉप खरीद रहे हो? आपने खरीद ही रहे तो चलो 1 लाख रुपीज का लैपटॉप खरीद लेते, ठीक है। 1 लाख रुपीज का मैंने लैपटॉप खरीदा इस कंपनी से, और मुझे क्या मिल गया, उसने बोला कि मैं तेरे को 5000 का कैशबैक दे दूंगा। तो मुझे क्या मिल जाएगा बाद में, 5000 का कैशबैक मिलेगा। अब जीएसटी कितने पे लगे, 1,95,000 एंड विथ रीजन। ये कंपनी ने मुझे 5000 का कैशबैक दे दिया, 1 लाख का लैपटॉप था, अब 5000 का कैशबैक मुझे मिल गया। फुल 1 लाख पे ना, क्योंकि जब सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पे कुछ दिया ही नहीं ना सब्सिडी, वो तो सेंट्रल रिसिपिएंट गवर्नमेंट ने दिया, और रिसिपिएंट को मिल रहा है, मतलब वहां पे तो कुछ गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है, राइट? पहली बात ना गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट है और ना ही मिल रहा है सप्लायर, दोनों ही कंडीशन कायम हो गई ना। सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिया क्या ये सब्सिडी? नहीं। लेने वाला सप्लायर था क्या? नहीं। अब दोनों ही गायब हो गए, ना सेंट्रल गवर्नमेंट थी ना ये था। ये है कैशबैक, ये क्या है, कैशबैक। लेकिन अगर मैं बोलूं जैसे ही तुम ये लैपटॉप खरीद रहे थे, मैंने इनवॉइस में ही लिख दिया डिस्काउंट ऑफ 5000,
डिस्काउंट इज अ डिफरेंट थिंग, कैशबैक इज अ डिफरेंट। डिस्काउंट मैंने इनवॉइस वर्ड पे फोकस करो, इनवॉइस में ही लिख के दे दो कि 5,000 का डिस्काउंट, तब तो 95,000 पे जीएसटी लगेगी, क्योंकि तुमने इनवॉइस में लिख दिया है कि 5,000 डिस्काउंट, मतलब तुम्हें पैसा नहीं मिला। कैशबैक किसी कंडीशन पे हो सकता है, स्क्रैच कार्ड करो, ये करो, मिल सकता है, वो तुम्हारा प्रमोशन है। पर डिस्काउंट इज नॉट इज इक्वल टू प्रमोशन। वो तो क्या है, तुम ट्रेड डिस्काउंट सबको ही देते रहते, तब तो तुम रेवेन्यू 95 भी अर्न करते हो ना, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट सबके लिए, कैशबैक सबके लिए नहीं होता है। तो अच्छे से समझो मेरी चीज। पहला, डिपॉजिट कंसिडरेशन नहीं होता। सब्सिडी अगर सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट देगी तो कंसिडरेशन नहीं है, लेकिन उसके साथ कंडीशन है, ये सब्सिडी मिलनी किसको चाहिए, सप्लायर को मिलनी चाहिए। अगर ये रिसिपिएंट को मिल गया, देने वाला कोई और हुआ तो भी बात नहीं बनेगी। अब मेरा लास्ट एग्जांपल पकड़ पाओ तो बहुत अच्छा लगेगा। फिर से हमने क्या खरीदा, मैम ले रहे हैं तो फिर से यही लैपटॉप खरीदेंगे, ठीक है। अब ये लैपटॉप सपोज करो फिर से तुमने खरीदा 1 लाख में, और ये स्टूडेंट लैपटॉप, गवर्नमेंट को इसको प्रमोट करना है, ठीक है। गवर्नमेंट ने बोला शॉपकीपर सेल कर, 1 लाख की चीज कितने में सेल कर, 80,000 में सेल कर। रोएगा वो, बोलेगा मत, कोई दिक्कत मत ले, मैं यूनियन टेरिटरी या फिर लोकल अथॉरिटी, ठीक है, यूनियन टेरिटरी भी मैं रिमूव, यूनियन टेरिटरी देती, यूनियन टेरिटरी मैं तेरे को क्या दूंगा, इसका जो डिफरेंस है 20,000 मैं दे दूंगा ना एज अ सब्सिडी। और ये हो गया केस ए। केस बी, लोकल अथॉरिटी बोल रहा है मैं तुम्हें दे दूंगा 20,000। दो केसेस है, 1 लाख का स्टूडेंट लैपटॉप मेरे शॉपकीपर को बेचना है, यूनियन टेरिटरी एक जगह है, वो बोल रही मैं तेरे को 20,000 का डिफरेंस दे दूंगा, किसको, शॉपकीपर को, ठीक है। लोकल अथॉरिटी केस नंबर बी, लोकल अथॉरिटी बोल रहा है मैं दे दूंगा तेरे को 20,000 का कैश डिफरेंस, किसको, सप्लायर को। अब जीएसटी ए केस में कितने पे लगेगा और बी केस में कितने पे जीएसटी लगेगा। इतना सन्नाटा क्यों है? बी केस में तो पक्का 1 लाख पे लगेगा, बिकॉज इट इज प्रोवाइडेड बाय लोकल अथॉरिटी। एंड केस ए में मुझे कंफ्यूजन है कि यूनियन टेरिटरी इज इंक्लूडेड इन स्टेट और नॉट। दोनों पे 80 रहेगा ना, बिकॉज दोनों केस पे 80,000 ही जाएगा, क्योंकि यूनियन टेरिटरी सेंट्रल गवर्नमेंट में इंक्लूड होता है और स्टेट गवर्नमेंट में लोकल अथॉरिटी इंक्लूड। राइट। बोलो। अब अगर हम वर्ड टू वर्ड जाए गलत हो जाएगा। Obviously, local authority is also an inclusive part and union territory is also an inclusive part. Are you getting? तो वो देखते से ये मत सोचना और यूनियन टेरिटरी लिखा है, ये तो कहीं हमने पढ़ा ही नहीं था, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट, इतनी भावनाओं में भी मत बैठ जाना कि जब तुम वर्ड टू वर्ड जा रहे हो तो इतना वर्ड टू वर्ड चलेगा। बिहाइंड द सीन उसकी रीजन को याद रखना। तो लोकल अथॉरिटी इंक्लूडेड किसके अंदर होता है, स्टेट में। उसके बाद तुम्हारा यूनियन टेरिटरी सेंट्रल का ही पार्ट है, तो यहाँ पे बकायदा क्या होगा, ये दोनों भी देंगे तो लगेगा, क्या लगेगा, मतलब वो कॉन्सेप्ट की दिस इज नॉट इंक्लूडेड इन कंसिडरेशन। तो ये सब पता है क्या है, रीडिंग इन बिटवीन द लाइन इसी को बोलते हैं। जब आप सारी प्रोबेबिलिटीज को समझो, यही करता है आईसीए व्हेन इट फ्रेम्स द क्वेश्चन, और यही चीजों को हमको क्या करना है, पकड़ना है। तो आई होप 2 कंडीशन याद होगी, देने वाला कौन होना चाहिए, मिलना किसको चाहिए, तब जाके हम एक्सक्लूड करेंगे। एक भी चीज गायब हो गई, समझ जाना ये कंसिडरेशन का पार्ट बनेगा, ठीक है, डन। अब मैम सब्सिडी नहीं है, बार बार उन्होंने वर्ड क्या यूज किया, सब्सिडी। सब्सिडी की जगह कुछ और दे दिया जिससे उसे रिटर्न करना पड़ जाए, लोन, लोन गिवन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट, सब्सिडी, ओनली सब्सिडी, ठीक है। तो एवरी वर्ड स्पेसिफिक उस पे जाना, ठीक है, डन। तो अभी मैंने क्या किया, कंसिडरेशन की डेफिनेशन को कवर अप किया, बट अभी इसमें कुछ कुछ जो वर्डिंग लिखे हैं अब उसको फिलर देते हैं, वो सिर्फ फिलर्स हैं, पूरा एनालिसिस यही था। अब क्या बोला है देखो, अभी जो हमने पढ़ा क्या, कंसिडरेशन, कंसिडरेशन मनी में हो सकता है लिखा है, कंसिडरेशन अदरवाइज भी हो सकता है,
ठीक है। कंसिडरेशन रिसिपिएंट दे सकता है, कंसिडरेशन कोई और पर्सन भी दे सकता है। मैम डिपॉजिट, डिपॉजिट अगर कंसिडरेशन की तरह हो गया तो ही आप कंसिडरेशन की डेफिनेशन में इंक्लूड करें। इस पूरे में से अगर सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट आपको सब्सिडी देती है तो दैट विल नॉट बी काउंटेड। तो यही तो क्रक्स था जो यहाँ पे क्या है चार्ट में ऑलरेडी डन। और उसका एनालिसिस जो हमको करना चाहिए था वो यहाँ पे, ये एलपीजी का एग्जाम्पल, ये अदर एग्जाम्पल्स डन। यहाँ तक ओके। अब एक चीज यहाँ पे मैम और भी लिखी है, क्या लिखा है, अगर कोई भी पेमेंट हो रहा है इन रिस्पेक्ट, इन रिस्पॉन्स और फॉर द इंड्यूसमेंट, आप किसी को किसी चीज के लिए फोर्स करते हो, जैसे मैंने वो चलती ना चार्टेड बसेस, उनका फिक्स होता है कि वो खाने के लिए किस होटल में रुकेंगे। तो अब आपके ऊपर एक फोर्सफुल आ गया ना, अब वो वहीं पे रोक रहा है हाईवे पे, आसपास कोई होटल है नहीं तो खाओगे कहाँ पे, वहीं पे खाओगे। तो किसी भी तरह का आपका क्या हो पेमेंट, चाहे पेमेंट किसी चीज के रिस्पेक्ट में हो, किसी चीज के रिस्पॉन्स में हो, कोई फोर्सफुल आपको पेमेंट करना पड़ जाए, हम ये पेमेंट का रीजन नहीं समझते। हमको बस ये समझ में आता है गुड्स है, सर्विस है, तुमने किसी भी तरह से कंसिडरेशन पे किया है, बस। तो आपके रीजन कुछ भी हो सकते हैं, रीजन मेरे को मतलब नहीं, मेरे को बस मतलब है कि पैसा गया, डन। इसी के अलावा बोलते हैं, चलो मैंने तुम्हें बोला मॉनिटरी वैल्यू फॉर एन एक्ट और फोरबियरेंस। अब इसका क्या मतलब है, मॉनिटरी वैल्यू फॉर एन एक्ट और फोरबियरेंस, मैंने तुम्हें बोला ये काम नहीं करना, उसके लिए मैं तुम्हें पैसा दूंगी। तो कोई काम नहीं करने के लिए भी जो तुमको पैसा मिल रहा है, जैसे जनरली क्या होता है कोर्ट में, इसके खिलाफ गवाही मत देना, मैं तुम्हें इतना करोड़ रुपए दूंगी, वो क्या है, वो भी तुम्हारा कंसिडरेशन ही है। कोई काम नहीं करने के लिए, हमको तो काम करने के लिए पैसा मिलता है ना, मुझे क्यों पैसा दिया, पढ़ाओ। और मैं बोलूं कि मैं चुप बैठूंगी, तुम मुझे पैसा दो, चुप बैठने का जो पैसा है, नॉट डूइंग एन एक्ट, वो भी क्या है कंसिडरेशन फॉर दैट। तो अभी हमने क्या क्या कवर कर लिया, गुड्स यस, सर्विस यस, कंसिडरेशन यस, लेकिन वो गुड्स सर्विस और कंसिडरेशन में याद आया वो इमूवेबल प्रॉपर्टी का कुछ है, एक्शनेबल क्लेम का कुछ कुछ है, कंसिडरेशन में सब्सिडी की बातें हैं कुछ कुछ, उसके बाद गुड्स की डेफिनेशन में क्या नहीं आएगा, क्या जीएसटी के बाहर जाएगा, क्या डेफर हो जाएगा, सारी चीजें का कवरेज। अंडरस्टूड। तो आज की 1.5 घंटे की क्लास किस चीज पे गई, सिर्फ गुड्स सर्विस और कंसिडरेशन, इसके आगे तो अभी अपन बढ़े ही नहीं। अब कल जब मैं करवाऊंगी, कल तुमको 2 चीजें मैं कवर करवाऊंगी, एक होगा कोर्स फर्दरेंस ऑफ बिजनेस और पर्सन की डेफिनेशन, इसके बाद सारी प्रोबेबिलिटीज ही कल कवर होंगी। मतलब एक क्लॉज ए वो मेरी कितनी क्लास लेगा, 2 क्लास, और सिर्फ सप्लाई की डेफिनेशन ही 7 दिन चलेगी। उसके बाद जब तुम्हें ये बेस पूरा समझ में आएगा तब हम थोड़ा सा पिकअप कर सकते हैं, क्योंकि तब मैं बोल सकती याद है मैंने वहां पे कुछ बताया था, वहां कुछ बताया था, तब पिकअप होगा। तो फॉर 7 days ट्राई नहीं, मैं पूरा वार्न कर रही हूँ, डोंट जज माई स्पीड, डोंट इवन ट्राई टू जज माई स्पीड, क्योंकि अगर मैंने स्पीड बढ़ाई तो तुम्हारा 6 महीने का स्पीड बढ़ेगा, ठीक है। इसलिए रुको, ठहरो, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, वही करेंगे। आज का टारगेट क्या है, 20 मिनट लगेंगे, बिना देखे क्या करने का, लिखना है। और बिना देखे लिखने के लिए मैं तुम्हें तुम पे तो छोड़ती नहीं, अभी मैं टाइमर लगाती हूँ, बिना देखे अभी लिखो। क्लास के बाद मैं रोज 10-15 मिनट का टाइमर यहीं लगाऊंगी, राइटिंग सेशन यहीं पर, क्योंकि तुम पे छोड़ दिया तो वो तो छूट ही जाएगा, वो भी मुझे अच्छे से पता है। तो अभी 10 मिनट्स का टाइमर लगा रही हूँ। जितना हमने अभी तक किया है कीवर्ड्स दिमाग में आने चाहिए, बिना देखे कोशिश करो कि एग्जाम में लिखना है गुड्स की डेफिनेशन कैसे लिखूंगा, आती नहीं है, बट आर यू गेटिंग, राइटिंग प्रैक्टिस अभी करनी है, ठीक है। चलो स्टार्ट हो जाओ। कहाँ से स्टार्ट करोगे, सप्लाई इंक्लूसिव था, जो जो एनालिसिस याद आते जा रहे हैं ना वो सारे 10 मिनट में। मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर रही हूँ ना, टाइमर लगा रही हूँ बट रिकॉर्डिंग ऑफ कर रही हूँ। राइटिंग सेशन का इंपॉर्टेंस, 1 टाइम रीडिंग ठीक है, बट 1 टाइम राइटिंग 7 टाइम रीडिंग के बराबर। एटलीस्ट बिना देखे लिखा, कुछ कुछ तो याद रहा होगा,
बस इसी को बोलते हैं रिकॉल सेशन। जब बिना देखे आप लिख रहे हो उसको रिकॉल सेशन बोलते हैं। अब ऐसा क्या है, मैं लास्ट के 10 मिनट्स डेली राइटिंग सेशन रखूंगी, डेली जो आज किया है बस तुमको 10 मिनट में उसको लिखना, ठीक है। तो तुम्हारे वो पॉइंट्स टू रिमेम्बर के समरी नोट भी बनते जाएंगे और साथ में तुमको एक रिकॉल हो जाएगा। जैसे ही एक चैप्टर होगा उसके बाद लाइव रिवीजन सेशन रिकॉर्ड कर लेंगे, और एग्जाम के पहले नहीं देखना कोई रिवीजन, खुद रिकॉल करो, मेरे लिए वही ज्यादा बेटर रहता है। बट कभी लग रहा है कुछ ब्रशअप करना है कॉन्सेप्ट, सिर्फ तब उन रिवीजन सेशन को चलाना, नहीं तो रिवीजन खुद से किया जाता है, किसी की बोली हुई बातों को सुना नहीं जाता, ठीक है। चलो ओके, मिलते हैं कल। और जिन लोग ने डेमो रिक्वेस्ट किया था वो लोग फिर से रिक्वेस्ट कर लेना, ठीक है। चलो ओके।